जी सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही। आज प्रकृति खेती के जो ट्रेनर हैं केवी के बनखेड़ी के नर्मदापुरम से हैं, और ये किसानों को ट्रेनिंग देते हैं जैविक खेती के ऊपर। तो मैं पटेल सर को सादर आमंत्रित करता हूं सदन में कि वो अपना वीडियो खोलें और ऑडियो। और जी सर, सादर प्रणाम सर। जी। ओम हरि ओम। जी ओम नमस्कार। सर। जी अशोक जी। भैया है सर। हाँ, जी सभी सभी वो गणमान्यों को मेरा नमस्कार। ये रमेश ओम मेहरा ओम ओम। सर। जी ओम सर। जी जी जी। ओम ओम ओम। तो चालू करें अपन। जी सर, करिए कर सर। जी। स्वागत है। जैसे आप सबको मेरा नमस्कार। प्राकृतिक खेती पे हम आज विचार करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें आज के जो हो रही है वो तीन प्रकार की खेती कर रहे हैं हम। एक केमिकल खेती हो रही है, रासायनिक खेती, और दूसरी जो हो रही है वो जैविक खेती। और जो तीसरे नंबर की है और सबसे उत्तम है वह है प्राकृतिक खेती, है ना। जो केमिकल खेती कर रहे हैं उसके दुष्परिणाम धीरे धीरे हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे कि आप अगर हम विचार करें तो हर घर में कहीं ना कोई मेडिसिन हर कोई ले रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो हम खा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ दूषितपन आ गया है। केमिकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो रहा है, पेस्टिसाइड का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो रहा है, इंसेक्टिसाइडों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ाया हुआ है। तो क्यों ना हम ऐसी चीजों का उपयोग करें जिससे हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, है ना। तो उसमें और केमिकल खेती से ये हानि भी है कि हमारी जो लागत आ रही है किसानों की, जिसके कारण ये भी देखने को आ रहा है कि स्वास्थ्य तो खराब हो रहा है, साथ साथ आत्महत्या, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनका भी रेशो बढ़ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं केमिकल खेती करने से उनपे आर्थिक रूप से संकट आ रहा है, जिसके कारण कहीं आत्महत्या हो रही है, कहीं डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो हम लागत कैसे कम करें और जो हमारा उत्पाद आ रहा है उसका हम प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, उसकी क्वालिटी गुणवत्ता कैसे बढ़ाएं, उसके लिए जैविक खेती पे कुछ लोग गए। पर जैविक खेती में भी लागतें थोड़ी कम हुई है, परंतु प्रोडक्शन कम होने के कारण वहां पे भी उतनी सफलता नहीं मिली है। उसके बाद सबसे मेन जो है, परंपरागत जो खेती करते आ रहे हैं हमारे पूर्वज, वो है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती एक कृषि की ऐसी पद्धति है या ऐसी विधि कहें हम, जिसमें कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग करके हम अपने खेत की उर्वरा शक्ति को बनाए रखें, खेत के स्वास्थ्य को बनाए रखें, खेत या जमीन का सुपोषण करें। क्योंकि आज के जितनी भी रासायनिक खेती हो रही है वो केवल फसलों को ध्यान में रख के की जा रही है। उसमें जमीन के स्वास्थ्य पे कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर जमीन का स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो स्वाभाविक है उसमें जैसी फसल आएगी वो कहीं ना कहीं या तो उसमें गुणवत्ता नहीं रहेगी, या फिर हमारी जो जमीन है वो कुछ समय बाद या तो बंजर हो जाएगी या वहां से उत्पादन आना बंद हो जाएगा। तो परंपरागत खेती अगर करते हैं हम, भूमि सुपोषण करते हैं, तो उसमें जीवाणुओं का जो संख्या है वो बढ़ेगी। प्रकृति ने इतना अच्छा नियम बना के रखा है कि जो पोषक तत्व हैं वो जमीन में भी उपलब्ध है और हमारे इन्वायरमेंट वातावरण में भी उपलब्ध है। जैसे कि अगर हम बात करें, जितनी भी फसलें हैं सबसे ज्यादा उन्हें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और वो हमारे वातावरण में प्रकृति ने पहले से ही रखा हुआ है। 78% नाइट्रोजन है, उसके बाद भी हमको यूरिया की ओर जाना पड़ रहा है। क्यों? उसका मेन कारण क्या है कि हम उसका सही से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, प्रकृति से जुड़े नहीं है। हमने प्रकृति जो चक्र था एक प्रकृति का, कि जो खेतों से निकल रहा है उसको हम हमारे यहाँ पशुओं को खिलाएं, गौ माता को दें, गौ माता या पशुओं से जो निकल रहा है उसको हमारे खेतों में डालें। तो वो जो चक्र था वो हमने तोड़ दिया है। अभी अभी देखने में आएगा कुछ दिन बाद पूरे जगह आग लगेगी, जिसके कारण जीवाणु भी नष्ट हो रहे हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति भी जा रही है, और कहीं ना कहीं हमारी जमीन बंजर होने के कगार पे है।
तो उसको हम कैसे सुपोषित करें, उसके चक्र को कैसे बनाए रखें जिससे कि हमारी प्राकृतिक खेती होती रहे। उसके बाद जो लागतें आ रही है उसको हम कैसे कम करें, कहाँ कहाँ ज्यादा लागत आ रही है। मेन लागत आती है आपके पेस्टिसाइड में, वीडिसाइड में, और जो हम खाद दे रहे हैं, यूरिया दे रहे हैं, पोटाश दे रहे हैं, फास्फोरस दे रहे हैं, उसमें तो उन लागतों को कैसे कम किया जाए ताकि हमारा प्रोडक्शन भी अच्छी गुणवत्ता का मिले, किसानों की आय बढ़े और साथ में उसकी लागत बढ़े, है ना। तो उसके लिए जो प्राकृतिक खेती मेन है, प्राकृतिक खेती के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नियम है ना, उसमें कुछ घटक यूज हो रहे हैं, घटक कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले तो प्राकृतिक खेती को हम समझे। अगर हम पहले देखें तो पहले क्या होता था, जो एक जगह खेती करते थे 2 से 3 साल, फिर उस खेती को छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे, फिर वहां खेती करते थे। उस उसको उस प्रकार की खेती को हम बोलते थे झूम खेती। झूम खेती करने का मेन उद्देश्य क्या था कि अगर जहां पे बहुत हमने अच्छा। 2 से 3 साल खेती करी तो वहां का जो न्यूट्रिएंट था, क्योंकि पहले जंगल ज्यादा मात्रा में थे, वहां पूरे उसकी पत्तियां वहां ड्रॉप होती थी, तो वहां की उर्वरा शक्ति बनी रहती थी। जब हम वहां 2 से 3 साल अपनी फसल लेते थे, जब वहां से उसकी उपजाऊपन कम होता था तो उसको रेस्ट करने देते थे, उसको आराम करने देते थे कि 2 से 3 साल अगर हमारी जमीन आराम करेगी तो वहां पे उसका रिकवर हो जाएगा, जो फर्टिलिटी है, उर्वरा शक्ति है, वो वापस आ जाएगी। तो उसके लिए उसको हम 2-3 साल छोड़ते थे, उसके बाद शिफ्ट हो जाते थे दूसरी जगह, फिर वहां खेती करते थे, जिससे कि वो उर्वरा शक्ति बनी रहती थी। पर अभी क्या हो रहा है, हमने अपनी जमीनें फिक्स कर ली है, एक ही जगह खेती कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम ऐसी फसलों का उपयोग कर रहे हैं जो या तो हमारी प्रकृति के विपरीत जा रही है, या हमारी जो जमीन है उसको वो उतना पोषण नहीं दे पा रही है। अभी और हमारे नरसिंहपुर जिले में या आसपास के जिलों में क्रॉपें फिक्स हो गई है। जैसे अगर हम नरसिंहपुर की यहाँ नर्मदापुरम की बात करें तो वहाँ धान, गेहूं और मूंग, ये 3 फसल फिक्स हो गई है और कंटिन्यू ले रहे हैं। जमीन को कहीं पे भी आराम नहीं हो रहा है। अगर वो कंटिन्यू, अगर हम उससे उसका शोषण कर रहे हैं तो कभी ना कभी वो एक समस्या हमारे सामने खड़ी होगी। तो उसको ध्यान में रखते या तो हम क्रॉप रोटेशन करें या जमीन को थोड़ा आराम दें, या तो फिर उसको जो प्राकृतिक संसाधन है या प्राकृतिक सोर्स हैं उनसे उसकी जो ताकत है उसको बनाए रखें। उसके लिए हमें एक तो क्रॉप रोटेशन करना चाहिए और जमीन की कम से कम जुताई करें। अभी क्या हो रहा है, हाई हॉर्स पावर के ट्रैक्टर आ रहे हैं, उससे जमीन को हम 2-2 3-3 बार जुताई कर रहे हैं। उससे क्या होता है, जितने भी सॉइल में माइक्रोब्स हैं, जितने भी माइक्रो सूक्ष्म जीवाणु हैं, वो सॉइल के ऊपर की लेयर जो 5 से 7 सेंटीमीटर लेयर रहती है, 7 से 8 सेंटीमीटर, उस लेयर में सब जीवाणु उपस्थित हैं। परंतु जब हम गहरी जुताई करते हैं तो वो पूरे जीवाणु या तो जमीन के नीचे 15 से 20 सेंटीमीटर चले जाते हैं, या फिर सनलाइट के ज्यादा कांटेक्ट में आने से वो या तो मर जाएंगे या इनएक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। और जो उसका मटेरियल रहता है, अगर हम सॉइल की जुताई भी कर रहे हैं गहरी, तो ऊपर जो उसके लिए पोषक तत्व रहते हैं, वो जैसे धान का पेरा हो गया, गेहूं की भूसी हो गई, ये सब नीचे चले जाते हैं, तो जीवाणुओं को भोजन नहीं मिल पाता है। उसके लिए हमें कम से कम जुताई करना चाहिए। अगर हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उसका पहला सिद्धांत है कम से कम जुताई हो, और हमेशा उस जुताई अगर हम कम करेंगे तो जीवाणुओं की संख्या वहां पे बनी रहेगी, क्योंकि जितने भी हमारी मैक्सिमम क्रॉप्स हैं वो 6 से 7 सेंटीमीटर तक उनकी जड़ें जाती हैं, वहां से वो पोषक तत्व लेती है। तो हमें ज्यादा गहरी जुताई करने की उसमें आवश्यकता नहीं है। तो पहला तो हम कम से कम जुताई करें। सेकंड, किसी भी प्रकार के पोषक बाहर से ना लाके खेतों में डालें। जैसे अगर हम यूरिया ला रहे हैं, डीएपी ला रहे हैं, पोटास आवाज ला रहे हैं, कट रही है सर थोड़ी थोड़ी। डीएपी, पोटास, अब आ रही है आवाज प्रॉपर आ रही है आपको? हेलो? हाँ, आ रही सर। अरे आपकी आवाज हाँ अच्छी आ हाँ, रही। अच्छी आ रही थी। ठीक ठीक। अगर हम लोग जैसे यूरिया, डीएपी, पोटास बाहर से लाते हैं, उसका खाली मेन उद्देश्य ये होता है कि हम कौन सी फसल लगा रहे हैं, केवल उस फसल को दे रहे हैं। अगर हम गेहूं की फसल बोते हैं तो उसमें यूरिया की 2 से 3 बोरी यूज कर रहे हैं किसान, डीएपी डाल रहे हैं 1.5 से 2 बोरी डीएपी डाल रहे हैं, पोटास अलग से डाल रहे हैं। तो वो केवल हमारा फसल पे ध्यान है, ना कि हमारी जमीन पे। तो अगर हमको जमीन को स्वस्थ रखना है तो हमको
जो जमीन के फसलों के अवशेष हैं उसको खेत में ही छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो डीएपी, यूरिया, पोटास बाहर से ना लाके हमारे जो खेत में रेसिडुअल निकल रहे हैं या जिसको हम फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं, जो फार्म पे प्रोडक्शन हो रहे हैं, चाहे वो पेड़ों की पत्तियां हो, चाहे हमारे यहाँ के जो खरपतवार हो उनका उपयोग करें, चाहे जो फसल कटने के बाद जो अवशेष, फसल अवशेष बचते हैं उनका उपयोग करें। उनका उपयोग करने से हमारी सॉइल की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। उसी के साथ जब डायरेक्ट कांटेक्ट में, जमीन के कांटेक्ट में सनलाइट आती है तो कहीं ना कहीं वहां से पानी का उत्सर्जन होता है और न्यूट्रिएंट वहां से जो उर्वरकों का वहां से हर्ष होता है, तो उसको रोकने के लिए हमें आच्छादन चाहिए। सेकेंड, कोई किसी भी प्रकार का वीडिसाइड जो खरपतवार नाशी है उसका उपयोग ना करें। जब हम खरपतवार नाशी उपयोग करते हैं तो जो वनस्पति है, जो क्रॉप, जो फसलों की डाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है। पहले हम देखते थे पूरी मिक्स क्रॉपिंग होती थी, गेहूं में सरसों मिल जाता था आपको, हमारे यहाँ कपास में अरहर बो देते थे। इसी प्रकार हर फसल में कोई ना कोई हम मिक्स क्रॉपिंग लेते थे ताकि उससे हमें कुछ ना कुछ हो, और उस जो फसलों के सहायक फसलें कहलाती थी। जैसे अगर हम गेहूं के साथ चना लेते हैं तो जो चने की फसल में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती थी वो कहीं ना कहीं हमारे गेहूं को प्रॉफिट पहुंचाती थी। वैसे अगर हम चने में गेंदा के पेड़ लेते थे तो उससे कहीं ना कहीं हमारे फसल, मेन फसल को उससे फायदा पहुंचता था। पर जब से ये हर्बिसाइड का उपयोग होने लगा है तो फसलें एकल हो गई, क्योंकि ये सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। अगर हम एक हर्बिसाइड डाल रहे हैं, जैसे गेहूं के लिए खरपतवार नाशक का उपयोग किया, तो उसमें जो भी दूसरी फसल होगी, सरसों हो चाहे दूसरी कोई भी अन्य फसल हो, वो नष्ट हो जाती थी। उससे क्या हो कि हमारी जो क्रॉप डाइवर्सिटी थी, फसल विविधीकरण था, वो पूरा नष्ट हो चुका है। तो उसकी सहायक फसल नहीं रहेगी तो उसका पोषण सही से नहीं हो पाएगा। अगर हम विडिसाइड का उपयोग करते हैं तो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में है वो डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का विडिसाइड का जो रेसिडुअल इफेक्ट रहता है कम से कम 70 से 75 दिन रहता है। तो कहीं ना कहीं वो हमारे माइक्रोब्स पे उसका साइड इफेक्ट होगा। तो इसमें हम किसी भी प्रकार का विडिसाइड का उपयोग ना करें। उसी प्रकार जो पानी है, पानी का प्रबंधन हमें करना चाहिए। अभी क्या होता है, कोई भी फसल जब हम पानी खेत में चलाते हैं तो उसका वो पानी को अवशोषित नहीं करता, वहां पे जो नमी रहती है उस नमी को वो अपने अंदर अवशोषित करता है, उसके द्वारा जो जमीन में पोषक तत्व हैं उसको लेता है। पर अभी देखने में आ रहा है जो फ्लड इरिगेशन हम बहा के पानी दे रहे हैं उसमें पानी की मात्रा अधिक देते हैं। अगर हम पानी की मात्रा अधिक डालेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारे जीवाणु है उनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि जीवाणुओं की एक्टिविटी के लिए नमी के साथ साथ उसमें मॉइस्चर का होना, जमीन में वायु का संचार होना भी बहुत जरूरी होता है। अगर हमने पानी भर दिया खेतों में तो वहां वायु का संचार नहीं हो पाएगा, जिसके कारण जो माइक्रोब्स हैं उनकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है, नहीं के बराबर होती है। तो हमें पानी का भी बचाव करना चाहिए। पानी कम से कम दे, चाहे उसकी जगह हम दूसरे संसाधन है उनका उपयोग करें। तो इसमें पहली चीज, खेत की जुताई कम से कम करें, केवल जुताई वहीं पे करें जहां पे हमको बुआई करना है। बाकी जो क्षेत्र है, क्योंकि जब हम बुआई करते हैं तो लगभग 40% में खेत बीज बोते हैं और 70% खेत बीच में या तो लाइन सोइंग के रूप में छूटता है या वहां प्लांट की पॉपुलेशन नहीं रहती है। तो हमें बुआई जहां कर रहे हैं लाइन सोइंग, बस उतने में खेत को जोतना है, बाकी खेत को नहीं जोतना है। फिर उसके बाद उसमें हम किसी प्रकार के पोषक तत्वों का जो बाहर से डाल रहे हैं, यूरिया, पोटास, इनका उपयोग ना करें। उसमें आच्छादन करें और पानी का मैनेजमेंट। अब ये पोषक हमें चुना है तो हम किस प्रकार से करते हैं। अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व हैं जो हम अपने फार्म पे ही बना सकते हैं, उनका ही हम उपयोग करें, है ना। उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक अपनी देसी गाय, देसी रहिए, क्योंकि अगर हम देसी गाय का उपयोग करते हैं तो ऐसा मेरा मानना है कि एक गाय से हम 15 एकड़ जमीन आराम कर सकते हैं, एक गाय से, ना। क्योंकि क्या होता है कि देसी गाय में बहुत से सूक्ष्म जीवाणु ऐसे हैं जो हमारे सॉइल के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। उसमें उनकी जो संख्या है उसको हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, उसका कल्चर बनाएं सूक्ष्म जीवाणुओं का, तो उससे हमारे को वो ताकत, वो जीवाणु उपलब्ध कराएंगे। उसके लिए अलग अलग प्रकार के खाद बनाए जाते हैं। पहले तो देसी गाय हमें क्यों चाहिए? अगर हम देखें तो देसी गाय, जर्सी गाय या फिर भैंस,
अगर इन तीनों को हम देखें तो हमारी जो देसी नस्ल की गाय है उस गौ माता में कुब्बड़ होता है। वो कुब्बड़ का क्या काम है, वो उसके अंदर जितनी भी इन्वायरमेंट में पॉजिटिव एनर्जी है उस एनर्जी को उस कुब्बड़ के माध्यम से गाय के अंदर प्रवेश होती है ना, जिसके कारण हमारी जो देसी गौ माता है उनमें गोबर गोमूत्र, उससे दूध दही माखन सब पौष्टिक होता है और उसमें जीवाणुओं की संख्या, जो लाभदायक जीवाणुओं की संख्या उनकी लाखों की संख्या में वो उपलब्ध होते हैं। यही जब हम जर्सी गाय की बात करते हैं उसमें कुब्बड़ ना होने के कारण उसमें उतने पोषक तत्व अवेलेबल नहीं है, वो जो जीवाणु है वो उतनी मात्रा में अवेलेबल नहीं है, और अगर है भी तो वो उतने एक्टिव फॉर्म में नहीं है। और वही अगर हम भैंस की बात करें तो उसमें भी वो जीवाणु, लाभदायक जीवाणु उतनी मात्रा में नहीं है। यही हम जब समझ सकते हैं कि जब गाय ब्याती है तो उसका जो बछड़ा है, देसी गाय का बछड़ा तुरंत दौड़ने लगता है, क्योंकि उसमें वो पॉजिटिव एनर्जी उसकी मां से वो बछड़े में ट्रांसफर हो रही है, तो वो तुरंत दौड़ने लगता है। वहीं अगर हम जर्सी गाय का बछड़ा देखें तो उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहता है, और भैंस का पायड़ा तो और भी एक्टिव नहीं रहता है। उस ये अगर हम समझिए तो हमारे जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं उससे हम समझ सकते हैं। हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में एक गुम्बज बने रहते हैं। वो गुम्बज का क्या रोल है, जैसे हमारे मकान रहते हैं प्लेन, वैसे मंदिर मस्जिद भी प्लेन हो सकते थे, पर वहां पे जो हमारे विद्वान है उन्होंने उसको रिसर्च करके उसमें देखा कि है इसमें पॉजिटिव एनर्जी कैसे आएगी, तो उन्होंने एक पिरामिड टाइप से वो गुम्बजों का निर्माण किया, ताकि उस मंदिर के अंदर जो इन्वायरमेंट की पॉजिटिव एनर्जी है वो उसके अंदर जाए, और वो हम अनुभव भी करते हैं। जब हम मंदिर जाते हैं हमें वहां शांति प्राप्त होती है ना। तो वो कारण वही है कि वो जो इन्वायरमेंट की पॉजिटिव एनर्जी है वो मंदिर मस्जिदों के अंदर आ रही है, वैसे ही जो इन्वायरमेंट की पॉजिटिव एनर्जी हमारी गौ माता के अंदर आ रही है। जब अगर एक चीज और है, जब हमारे यहाँ जब माताएं बच्चे को जन्म देती है और किसी कारणवश दूध नहीं पिला पाती बच्चों को, तो हमारे यहाँ सब सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि आप इन्हें देसी गाय का दूध पिलाइए। वो वही कारण है कि उसमें वो पॉजिटिव एनर्जी उपलब्ध है जो एक बच्चे का भरण पोषण कर सकती है। तो वही भरण पोषण वो हमारे सॉइल का भी कर सकती है, हमारी मृदा का भी कर सकती है, इसलिए देसी गाय का होना कम जरूरी है ना। तो हम कैसे कम मात्रा में ज्यादा से ज्यादा गुणवत्ता युक्त खाद बना सकते हैं अपने प्रक्षेत्र पे, तो एक देसी गाय से हम आराम से अपनी 15 एकड़ 20 एकड़ जमीन कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, उसमें जो हम यूज कर रहे हैं, एक तो हमारा घन जीवामृत होता है, जीवामृत होता है, तो उसके साथ साथ मटका खाद हम बना सकते हैं, पंचगव्य बना सकते हैं, है ना, गोकृपामृतम बना सकते हैं। तो ये जो घटक है इनका उपयोग करके हम अपने जमीन का पोषण कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे कि जो गाय है वो उससे कितना गोबर गोमूत्र हमें प्राप्त होगा। अगर हम 15 एकड़ की बात कर रहे हैं तो कितना गोबर और गोमूत्र प्राप्त होता है। हम लोग ने देखा है कि एक नॉर्मल गाय जो अपने देसी गाय है वो 10 से 12 किलो गोबर प्रतिदिन दे रही है, 2 से 3 लीटर तक गोमूत्र प्रतिदिन दे रही है। और अगर हम उसके सही से देखरेख करते हैं तो यही गोबर 15 से 18 किलो तक जा रहा है, गोमूत्र 4 से 5 लीटर तक जा रहा है। तो अगर हम हमारी गौ माता की अच्छे से सेवा करें तो हमें 15 से 20 किलो गोबर प्राप्त हो सकता है, और नहीं तो अगर 10 किलो भी हो रहा तो 10 किलो से हम अपना जीवामृत, गोकृपामृतम, घन जीवामृत ही बना सकते हैं। अब जीवामृत अगर हम बनाते हैं तो उसको किस प्रकार से बनाया जाए, पहले तो एक हम 200 लीटर का ड्रम ले सकते हैं सीमेंट का, अगर चाहे अगर हमारे पास अवेलेबल हो तो सीमेंट 5 से 7 फीट लंबा उसका रिंग बना सकते हैं। तो उसमें हमारा अगर 200 लीटर का ड्रम ले रहे हैं तो उसमें 10 किलो गोबर, एक दिन में 10 किलो गोबर प्राप्त हो रहा है, वो 10 किलो गोबर, 2 दिन का गोमूत्र अगर 5 किलो भी आ रहा है या 4 किलो भी 4 लीटर भी आ रहा है तो 8 से 10 लीटर जो गोमूत्र है उसको हम उसमें मिलाएं। 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, उसमें 2 किलो, कम से कम 1 किलो 2 किलो तक हम उसमें बेसन डाल लें। बेसन भी चाहे चने की दाल हो, अरहर की दाल हो, मूंग की दाल हो, इनका ले सकते हैं। पर अगर हम चने की दाल का बेसन लेते हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, तो हम चने की दाल का बेसन ले तो 1 किलो बेसन ले सकते हैं। उसमें 1 किलो गुड़, क्योंकि जो 1 किलो गुड़ ले रहे हैं, 1 किलो बेसन ले रहे हैं,
जो उसमें जीवाणु है, क्योंकि गोबर और गौमूत्र में जो लाखों की संख्या में जीवाणु है, उनके पोषण के लिए, उसमें जो सेल डिवीजन हो रहा है, उनके लिए उनको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो हम उसमें गुड़ और बेसन दे रहे हैं ताकि उसमें जो जीवाणु उनकी संख्या और ज्यादा बढ़े। उसके साथ साथ हम बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की 200 से 250 ग्राम मिट्टी ले सकते हैं। बरगद और पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी क्यों लें? क्योंकि ये दो पेड़ ऐसे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जो अन्य पौधे हैं वो 12 घंटे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और 12 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड। परंतु बरगद पीपल दो ऐसे पेड़ हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन छोड़ने के कारण उसके नीचे जो मिट्टी है, उसमें जो जीवाणु है, वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिव फॉर्म में रहते हैं, वो ज्यादा लाभदायक होते हैं। वहां पे जो कचरा गिरता है उसको वो तुरंत गलाने का काम करते हैं, है ना। तो अगर हम वहां के माइक्रोब्स लेंगे, वहां की सॉइल लेंगे, तो उसमें जो जीवाणु आएंगे वो कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभदायक होगा। हमारी जो जमीन में जो हम लोग खेत में जो फसलों का अवशेष डालेंगे, उसको डिकम्पोजिंग का काम वो जीवाणु करेंगे। तो उन जीवाणुओं को भी हम उसमें ले लेते हैं। जब ये पूरी सामग्री हो गई, गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन और मिट्टी, इसकी जगह हम गोबर, ये गुड़ की जगह चाहे तो हमारे पास जो सीजनली फल हो उनको भी हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे अमरूद होते हैं, अमरूद के समय में जो खराब वाले अमरूद हो उनको अपन डाल सकते हैं। उसी प्रकार अगर पपीता हो उसको ले सकते हैं। अगर नारियल का पानी ले तो उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो सीजनली फलों को भी गुड़ की जगह उपयोग कर सकते हैं। और गुड़ जितना पुराना हो, जितना देसी पैटर्न में बनाया गया हो, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो केमिकली गुड़ अभी मार्केट में आ रहा है उसमें क्या होता है, वो पूरा क्षार निकाल लेते हैं, जिसमें उसमें न्यूट्रेंट कम मात्रा में हो पाते हैं। तो पुराना गुड़, जो काला गुड़ दिखता है, उसका अगर उपयोग करते हैं तो हमको और अच्छे रिजल्ट आते हैं, उसका बहुत अच्छे परिणाम होते हैं। इस पूरी सामग्री को जब हम 200 लीटर के ड्रम में डालते हैं, उसको डालने के बाद घड़ी की दिशा में उसको हमें चलाना है 2 मिनट प्रतिदिन। उसको हम जब घड़ी की दिशा में चलाते हैं, क्या होता है, जब पूरी सामग्री डालते हैं और उसमें 180-170 लीटर पानी जब मिला देते हैं, तो आप देखोगे थोड़े समय बाद जो गोबर है वो ऊपर जमने लगता है और नीचे पानी पानी बचता है। तो उसको मिक्सिंग करने के लिए हमें घड़ी की दिशा में उसको डेली 2 मिनट चलाना रहता है। तो उसको हम चलाएं। उसको जब हम ये जो ड्रम है उसको पहले तो हमें छांव में रखना चाहिए। या तो आप पेड़ों के नीचे रखो, या फिर हम जहां पे भी ठंडा बना रहे, छांव बनी रहे, वहां रखना चाहिए। क्योंकि जो माइक्रोब्स हैं वो छाया में ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। उसको छांव में रखें। उसको ड्रम को हमें ढक्कन नहीं लगाना है। उसको हम कोई भी सूती कपड़ा या नेट जिसमें कि वायु का संचार होते रहे, उसको हम उससे बांधे, सूती कपड़े से बांधे तो सबसे अच्छा है। सूती कपड़े से बांधे ताकि हवा का उसमें संचार होते रहे। जीवाणुओं को ऑक्सीजन, हवा की भी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है। तो उसके लिए हम उसको सूती कपड़े से बांधेंगे तो प्रॉपर वो हवा भी वहां पे मेंटेन रहेगी। सूती कपड़े से बांधे, उसको घड़ी की दिशा में सुबह शाम 2-2 मिनट चलाएं। अगर हम ये पूरी प्रोसेस करते हैं तो लगभग गर्मी के दिनों में हमारा 7 दिन में, गर्मी के दिनों में 3 दिन में यह कल्चर बन के तैयार हो जाता है। और ठंडी के दिनों में लगभग 7 दिन में ये बन के तैयार होता है। जब ये बन के तैयार होता है तो इसको हम बोलते हैं जीवामृत। जीवामृत क्यों? क्योंकि जो जीवाणु है उसके लिए ये अमृत का काम करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है जीवामृत। अब ये जो 200 लीटर जीवामृत हमारा 7 दिन में बन के तैयार हो रहा है, तो इसको बनने के 7 दिन के अंदर हमें इसको अपने खेतों में उपयोग करना है। अगर हम इससे लेट करते हैं, अगर 7 दिन के बाद करते हैं, क्योंकि जब 7 दिन तक ये कल्चर बन के तैयार होता है तो अरबों लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में इसमें जीवाणु होते हैं। 7 दिन के बाद इनकी मृत्यु होने प्रारंभ हो जाती है। जो 15 दिन के बाद इसकी मृत्यु होने प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि वहां पे स्पेस नहीं बचता, तो एक दूसरे को नुकसान करने लगते हैं। और इसमें एक प्रकार की जीवाणु पड़ जाते हैं, इल्ली पड़ जाती है, तो वो भी वो माइक्रोब्स को खत्म करती है। इसलिए बनने के 7 दिन बाद हमें इसका उपयोग कर लेना चाहिए। अब उपयोग कैसे करें? ये जो 200 लीटर जीवामृत बन के तैयार हुआ है, इसको सिंचाई के साथ, पानी के साथ हम अपने खेत में एक एकड़ में 200 लीटर जीवामृत का उपयोग हम करते हैं। चाहे आप फ्लड इरिगेशन दे रहे हैं, सिंचाई खुला वाला पानी दे रहे हैं, तो उसके साथ हम इसको चला दे। या वेंचुरी लगी हुई है खेतों में, जहां हमारे ट्यूबवेल वहां वेंचुरी है, तो इसको हम छान के वो वेंचुरी के माध्यम से भी हमारे खेतों में चला सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? जब हम अपने खेतों में जीवामृत चलाते हैं तो बहुत से जीवाणु वहां पे सुसुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं, उन्हें भोजन मिलेगा और
ये जो हमने गोबर, गोमूत्र और ये मिलाया, इसमें जो जीवाणु है वो भी हमारे सॉइल में जाएंगे। एक कहावत सुनी होगी, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। वैसे ही जो वहां जीवाणु सूक्ष्म सूक्ष्म अवस्था में पड़े हुए हैं, ये जो एक्टिव जीवाणु है, इनको देख के वो भी अपना एक्टिवनेस चालू कर देते, तो उनकी भी प्रक्रिया चालू हो जाती है। और वो भी हमारे जो जमीन में बहुत से पोषक तत्व हैं जो अनअवेलेबल फॉर्म में है, कोई भी जब हम पोषक तत्व हमारे खेतों में डालते हैं, उसको डायरेक्ट प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करते। जैसे हमने यूरिया डाला, यूरिया को डायरेक्ट प्लांट नहीं लेते, उसमें जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं, जब जाके कहीं प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है। तो वैसे बहुत से पोषक तत्व हमारी जमीन में पड़े हुए हैं, पर वो जीवाणु ना होने के कारण हमारी फसलों को उपलब्ध नहीं हो पाते। तो ये जो जीवाणु है वो जो मतलब इनएक्टिव फॉर्म में जो पोषक तत्व पड़े, उनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारी फसलों को उपलब्ध कराएंगे। उसके साथ साथ हम जो अमृत चलाते हैं, तो बहुत से जो हमारे देसी केचुए हैं वो जमीन के अंदर रहते हैं। जब हम खेत में जीवामृत चलाते हैं, उसकी जो खुशबू आ रही है, उस खुशबू में वो केचुए भी ऊपर आना प्रारंभ करते हैं। जब केचुए ऊपर आएंगे तो जमीन को कहीं ना कहीं, वो जब बाहर ऊपर नीचे जाए, जमीन की उसमें रंध्र बन रहा है, छिद्र बन रहा है, वो छिद्र के माध्यम से बारिश पानी भी नीचे जाए। 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, उनको अंधेरा चाहिए। तो अगर हम जीवामृत डालते हैं तो वो केंचुओं की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। उससे बहुत सारे फायदे, हमें जो हम बोल रहे थे जुताई नहीं करना, तो जुताई का काम हमारे केंचुए करेंगे। और जो माइक्रोब्स भी हैं वो भी जुताई का काम करते हैं। आपने कहीं पे देख ले, जहाँ पे जीवामृत या गोबर कहीं गिरा रहता है, तो वहां ऑटोमेटिक जमीन भुरभुरी होने लगती है। तो वो केचुए अपना काम करेंगे और माइक्रोब से काम करेंगे, तो हमारी जमीन ऑटोमेटिक जुताई उसमें होने लगेगी, तो हमें अलग से कोई जुताई करना नहीं पड़ेगा। तो 200 लीटर प्रति सिंचाई के साथ अगर हम जीवामृत देते हैं, तो हमारी जमीन का सुपोषण भी अच्छे से होगा, वहां पे माइक्रोब्स की जनसंख्या भी बढ़ेगी, और जो पोषक तत्व है वो हमारी जमीन, हमारे फसलों को अवेलेबल हो जाएंगे। ये जो जीवामृत में गोकृपामृत, जो गोबर या गोमूत्र मिलाते हैं, उसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया भी अवेलेबल है। जो इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन है, उसको वो फिक्स करते हैं। तो जो यूरिया हम बोलते हैं, अगर हमने 2 बोरी यूरिया जहां डाल रहे थे, वहां आप 200 लीटर कल्चर में क्या होगा? तो वो 200 लीटर कल्चर में लाखों की संख्या में वो बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो वो ऑटोमेटिक जो 78% नाइट्रोजन है उसको हमारे फिक्स करके हमारी फसलों को अवेलेबल कराएगा। तो हमें अलग से यूरिया डालने की जरूरत नहीं है। यही बैक्टीरिया, यही हमने वहां पे फैक्ट्री लगा दी इन जीवाणुओं की, जीवामृत के माध्यम से, घन जीवामृत के माध्यम से फैक्ट्री लगा दी, जो ऑटोमेटिक नाइट्रोजन बना रहा है। वो जो वातावरण में, उसको ऑटोमेटिक हमारे क्रॉप को अवेलेबल करा रहे हैं। उसी प्रकार ये जब भी सिंचाई करें, जैसे गेहूं में 4 से 5 सिंचाई करते हैं हमारे यहाँ, तो हम वो हर सिंचाई के साथ 200 लीटर चलाते रहे। हर 15 दिन 20 दिन का अंतराल से 200 लीटर चलाएंगे। तो 2 से 3 साल बाद अगर हम देखेंगे, पहले ही हमें अगर प्रॉपर चला रहे तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, पर 2-3 साल बाद ये मात्रा भी डालने नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पे इतने जीवाणु आ जाएंगे कि हमें अलग से आप जीवामृत, गोकृपामृत चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार अगर जो हमने बताया कि 15 एकड़ जमीन हो सकती है, क्योंकि अगर हम एक गाय से 10 किलो गोबर भी ले रहे हैं, और 10 किलो में एक एक 200 लीटर का हमारा जीवामृत बन के तैयार होता रहा। इसी प्रकार कितना हमारे पास लगभग 3000 लीटर जीवामृत बन के तैयार होता है। और अगर हम 200 लीटर चला भी रहे हैं, तो 15 दिन का अंतराल से अगर चलाते भी हैं, तो जो 30 दिन में बना उसको हम 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा 15 एकड़ जमीन आराम से सिंचित हो रही है, आराम से उसमें पोषक तत्व उसमें जा रहे हैं। उसी प्रकार अगर हमारे पास गोबर की मात्रा ज्यादा हो, तो उससे हम घन जीवामृत बना सकते हैं। घन जीवामृत बनाने के लिए क्या क्या सामग्री है? पहले तो हमारे पास 1 कुंटल गोबर, उस 1 कुंटल गोबर में डालने के लिए 20 लीटर गोमूत्र, 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़, और वही बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की 250-300 ग्राम मिट्टी। इनको सबको लेके एक गोबर को हम फैला दें। ये जितने भी हम चाहे, हम जो भी तत्व बनाएंगे, जो भी घटक बनाएंगे, उसको हमेशा छांव में ही रखना है ना। तो हम जब गोबर, हमें 1 कुंटल मिलता है, उस 1 कुंटल गोबर को फैला के उसमें 20 लीटर के आसपास जो गोमूत्र है
उसको उस पर छिड़क दे, भुरका दे। उसी प्रकार उसमें बेसन 2 किलो कर दे। जो गुड़ है उसको 10 से 15 लीटर पानी में घोल के वो गुड़ का पानी मिला दे उसमें, और बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी भुरका दे। और जैसे हम जब दीपावली में अपने घरों को जो मिट्टी से छापते थे, वैसे जो कीचड़ बनाते थे, मचाते थे, उस प्रकार से हमारे ये जो सामग्री, इसको अच्छे से चाहे तो फावड़े से मिला सकते हैं, नहीं तो पैरों से भी उसको हम रोंद के तैयार कर सकते हैं। जब ये बन के अच्छा मच जाए, उसमें जितना पानी लगे, लगभग 100 लीटर के आसपास पानी लगता है, वो पानी भी डाले उससे, और अच्छा मचा के पूरा हलवा बनता है। उस हलवे जैसे उसको बना ले। फिर बोरे हैं, वो जूट के बोरे की बार बार फोन आ रहे हैं, उसमें नमी बनी रहेगी, जिससे कि जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी। जब हम ये बना के रख लेते हैं तो लगभग 7 दिन में आप देखोगे वहां पे पूरे फंगस या बैक्टीरिया जो है उनकी संख्या बढ़ने लगती है, आपको अलग सी वो लेयर दिखने लगेगी। तो 7 दिन के बाद इसको हम हाथ से अच्छे से वो डबल्स को पूरा मिला ले, ऊपर नीचे उसको कर लेते हैं। फिर जूट का बोरा ढक दे, और हर तीसरे चौथे दिन उसको हम मिलाते हैं। देखोगे कि उसमें रेसे या रुइयां बनना चालू हो जाती है। वो जो रेसे बन रहे हैं, उसका मतलब कि उसमें जो जीवाणु है उनकी संख्या बढ़ने लगी। लगभग 21 से 25 पूरा आपका कंप्लीट आया, और उसमें 10-15 दिन और लगते हैं, तो उसमें जो वो पूरा मॉइस्चर निकल जाता है। जो जीवाणुओं की संख्या है वो अब सुसुप्त अवस्था में चले जाती है। जब ये बन के तैयार होता है तो इसको हम 6 महीने साल भर तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। इसका एक तो ये तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका है, अगर हमको ये बार बार पलटाना ना हो, है ना, तो हम जो हमारे यहाँ जो उबले बनते हैं, कंडे बनते हैं, ये जो मटेरियल हमने गूथा था उसी का हम कंडे बना के रख सकते हैं। उसको 1-2 बार पलटा दिया, उसके बाद उसको भी हम साल भर स्टोर करके अपने यहाँ कहीं पे भी छाव वाले स्थान पर उसको स्टोर करके रख सकते हैं। जब ये बन के तैयार होता है, इसको स्टोर करके रख लिया, जब भी हमें इसका उपयोग करना हो, तो हम ये जो बुरादा है उसको और बारीक अच्छे से हाथ से क्रश कर ले, या डंडे से पीट के उसको एकदम बारीक बना ले। जो उबले वो भी बहुत एकदम बहुत अच्छे से क्रश हो जाते हैं। ऐसा उसमें क्या जीवाणुओं की संख्या रहती है, तो उसे कठोर नहीं रहते, नरम रहते, तो हाथ से भी अगर हम मसलते हैं तो वो पूरा छारम छार हो जाता है, बारीक पूरा बन जाता है। जब हमको उपयोग करना है, कम से कम 2 कुंटल प्रति एकड़ की दर से इसको हमें उपयोग करना चाहिए। इसको अगर हम जब बुआई करते हैं उस समय उपयोग करें, या बुआई के पहले उपयोग करते हैं, तो वो हमारी जमीन के अंदर मिल जाता है। अगर हमने ऊपर से भुरकाव किया, बुआई कर दी, उसके बाद अगर भुरकाव करते हैं, तो वो सॉइल में उतने अच्छे से नीचे नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसमें जो जीवाणु है वो अगर सॉइल में जा रहा है 2-4 सेंटीमीटर नीचे गिरते हैं, तो वहां इनकी एक्टिविटी और ज्यादा अच्छी होती है। अगर हम ऊपर करेंगे तो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आए, कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीवाणुओं को उसमें एक इनएक्टिवनेस होगी, या वो काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें उसको सॉइल के अंदर 2-4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर नीचे छोड़ना चाहिए। उसको नीचे छोड़ने के लिए जब हम बुआई कर रहे हैं, पहले या तो हम जो सीड्रिल आती है, डबल पेटी वाली सीड्रिल हो, उस सीड्रिल में डाल के एक खंड में अपना एक हाथ डाले घनजीवामृत, एक में बीज डालें, और उससे भी हम बुआई कर सकते हैं। पर जब अगर हम सीड्रिल में डाल रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें नमी ना हो। अगर नमी होगी तो जो सीड्रिल के गेर है उसको रोकेगा, है ना। तो नमी ना हो ऐसे हम घनजीवामृत को उसमें डाल के उससे भी बुआई कर सकते हैं। बीज के साथ डायरेक्ट मिला के कर सकते हैं, और ना तो फिर हम पहले इसको भुरकाव कर दे और पीछे से सीड्रिल से अगर बुआई कर रहे हैं तो वो बुआई कर देना चाहिए। तो 2 कुंटल घनजीवामृत प्रति एकड़ अगर हम यूज करते हैं तो इससे भी हमारे सॉइल की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। और ये जो गोबर गौमूत्र जा रहा है उससे हमारा पोषण, जो सॉइल को सुपोषित हम करने में सक्षम होंगे। तो इसका उपयोग घनजीवामृत का भी हम कर सकते हैं, जीवामृत का भी कर सकते हैं। इसी प्रकार हम चाहे तो मटका खाद, जितने भी हम सब्जी भाजी लगा रहे हैं वहां पर मटका खाद का उपयोग कर सकते हैं। मटका खाद बनाने के लिए 5 किलो गोबर, 5 लीटर 5 लीटर गौमूत्र, उसमें 250-200 ग्राम गुड़, और जो भी हमारे यहाँ सीजनली फल हो, चाहे केले अवेलेबल हो तो हम 1 दर्जन केले उसमें डाल सकते हैं। नारियल पानी हो तो नारियल 1-2 नारियल का पानी उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम जो अलग से जो पोषक तत्व चाहिए क्रॉप को, उसका काम करता है। तो हम ये भी इसमें मिला सकते हैं। बाकी मात्रा में उसमें हम पानी भर ले। जब और इसको जो मटका है
उस मटके को सूती कपड़े से बांध के हम रख सकते हैं। उसमें चाहे तो गोबर से और ऊपर से थाप दे और उसको अगर रख देते हैं तो लगभग ये भी हमारा 15 से 20 दिन में ये भी खाद बन के अच्छी से तैयार हो जाता है। इसमें एक अच्छी प्रकार की खुशबू आती है। ये जो हमने मटेरियल बनाया है, इसमें एक प्रकार की जब खुशबू आने लगी, इसको भी हमको हर 2-4 दिन के अंतराल से थोड़ा उसको मिलाना पड़ेगा। जब मिला के तैयार हो जाता है तो ये जो 15 लीटर में हमने 15 लीटर के मटके में जो खाद बनाया है, इसको 200 लीटर पानी में घोल के हम अपनी फसलों में इसको आराम से चला सकते हैं। चाहे तो हम गिला मग्गे से भी हमारे जहाँ पे मेन फसल सब्जी भाजी लगी है उसमें हम पेड़ों के पास डाल सकते हैं, या तो 200 लीटर में घोल के हमारे खेतों में जैसे हमने जीव अमृत चलाया है वैसे इसको भी हम डाल सकते हैं। इसमें भी जो जीवाणु है उनकी संख्या बहुत अच्छा, उनके भी अच्छे रिजल्ट आते हैं, बहुत अच्छी संख्या बढ़ती है। तो इस प्रकार से हम घन जीवामृत, जीवामृत और इसका मटका खाद का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जो कीटनाशक है, सबसे ज्यादा खरपतवार जो इसके बाद अगर हम बात करें तो एक आच्छादन, आच्छादन होना जमीन में बहुत जरूरी है। अगर हम आच्छादन करते हैं, आच्छादन मतलब जो भी हमारे पास, वो भी आच्छादन कौन सा, लाइव आच्छादन। अभी जो मल्चिंग वाले प्लास्टिक वाले आ रहे हैं, उन आच्छादन में जब हम अगर ये गर्मी के सीजन में करेंगे तो वो टेम्परेचर को ज्यादा बना के रखेगा, तो कहीं ना कहीं हमारी फसल को नुकसान हो गया। अगर हम फल वाले क्रॉप ले रहे हैं, जैसे अगर तरबूज मरबूज ये लेते हैं और जो हमने आच्छादन किया है, मल्चिंग की है ब्लैक वाली, तो उसमें हमारे फ्रूट भी खराब होते हैं, जीवाणु भी खराब होंगे, क्योंकि उसमें जो टेम्परेचर वो बहुत ज्यादा हो जाता है। उसकी जगह हम जो लाइव आच्छादन है उसका उपयोग करें, जो हमारे पेड़ों की पत्तियां उसको बिछा सकते हैं। अगर हमारे धान की भूसा को ले सकते हैं। वहां पे हम उसका ही उपयोग कर सकते हैं। तो आच्छादन करना बहुत जरूरी है। आच्छादन करने से 2-3 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि डायरेक्ट सनलाइट हमारे फसल मतलब जमीन के कांटेक्ट में नहीं आएगी। अगर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आएगी तो जो नीचे अंधेरा बना रहेगा, जो है ना, उसमें हमारे जीवाणु एक्टिव रहेंगे, क्योंकि जो जीवाणु अंधेरे में ज्यादा काम करते हैं तो रात में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। पर हम अगर आच्छादन कर रहे हैं तो वो रात दिन उनके लिए समान हो जाएगा, तो वहां पे वो अपना काम करना प्रारंभ कर देंगे। पहला फायदा यह कि जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए आच्छादन बहुत जरूरी है। सेकंड है कि अगर डायरेक्ट सनलाइट अगर जमीन पे नहीं जाएगी, आच्छादन किया हुआ, तो वहां पे खरपतवार बहुत कम जमेंगे, क्योंकि एक सबसे बड़ी मेन समस्या आती है प्राकृतिक खेती में खरपतवार प्रबंधन की। तो अगर हम आच्छादन करते हैं, क्योंकि कोई भी बीज को अंकुरित होने के लिए सनलाइट की जरूरत बहुत होती है। अगर वहां सनलाइट नहीं जा पाएगी तो जितने भी खरपतवार के बीज हैं वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, तो हमारा खरपतवार प्रबंधन भी वहां पे हो जाता है। अगर कोई खरपतवार जमा भी है तो कुछ समय बाद उसका एक पीले पड़ के वो खत्म हो जाते हैं। तो आच्छादन करने से हम खरपतवार प्रबंधन भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो नमी है, उस नमी को मेंटेन करने में आच्छादन का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि वो सनलाइट अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आई सॉइल के, तो वहां से पानी का अवशोषण, वो उस वाष्प उत्सर्जन नहीं। और उसके साथ साथ जिन क्षेत्रों में हमारे पास पानी की समस्या है, वहां पे भी अगर हम आच्छादन करते हैं तो आप देखोगे कि जो इन्वायरमेंट में नमी रहती है, उस नमी को वो जो गेहूं की पुआली या जो भी आच्छादन के लिए हमने यूज किया है, वो पानी को खींचता है और नीचे आप नमी बना के रखता है। आप अगर उसको देखोगे तो हटा के देखोगे तो आपको नीचे नमी बनी रहेगी। तो आच्छादन करने से हम खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं, जीवाणुओं के लिए एक अच्छा वातावरण डेवलप कर सकते हैं, उसके साथ साथ जो पानी है उसकी हम बचत कर सकते हैं, है ना। तो आच्छादन अगर करते हैं तो ये सब हमें उसमें फायदे होते हैं। उसके बाद जो आता है कि हम किस प्रकार से हमारी फसलों को सुरक्षित रखें। एक सबसे ज्यादा लागत आती है हमारे कीट प्रबंधन पे। कीटों को अगर हम देखें तो 2 प्रकार के कीट मेन होते हैं। एक होते हैं रस चूसने वाले और एक कीट होते हैं जो खाने वाले होते हैं, जैसे इल्लिया हो गई, हापर हो गए, ये सब खाने वाले कीट हैं। व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी है, माहू है, ये सब रस चूसने वाले कीड़े। तो 2 प्रकार के, अगर एक मोटा मोटा देखें तो 2 प्रकार के कीड़े हैं। अब इनके प्रबंधन के लिए हमें क्या क्या उपयोग करना चाहिए, उसके लिए हम अलग अलग प्रकार के जो हमारे यहाँ वनस्पतियां हैं, जो हमारे प्रक्षेत्र पे भी उपलब्ध हो, आचार्य भी हम देखें तो वहां पे ऐसी वनस्पतियां उपलब्ध है
जिसका उपयोग करके हम अपने कीटनाशक दवाएं बना के हमारी लागत भी कम कर सकते हैं, प्राकृतिक रूप से बना भी सकते हैं और कीट प्रबंधन भी कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के कीटनाशक हैं, जिसमें नीम अस्त्र सबसे इफेक्टिव और सबसे सस्ता, बनाने में सबसे सरल है। तो हम नीम अस्त्र अपने प्रक्षेत्र पे ही बना सकते हैं। नीम की पत्तियां हमें 12 महीने उपलब्ध हो जाएगी। अभी तो और अच्छा है, क्योंकि हमारा जो नया वर्ष लगा, इसमें आप देखोगे पूरे नीम की पत्तियों पे नई नई कोपलें आ गई है। तो हम उनका उपयोग करके आप अपना नीम अस्त्र बना सकते हैं। नीम अस्त्र कैसे बनाएं? नीम अस्त्र बनाने के लिए हमारे पास 10 किलो नीम की पत्तियां हो, और अगर निमोली अगर हमने एकत्रित करके रखी है तो 5 किलो निमोली और 5 किलो नीम की पत्तियां ले। अगर हमारे पास निमोली है तो निमोली में आप देखोगे कि उसकी जो गुठली है उसके ऊपर कवर रहता है, वो कवर हार्ड रहता है, उसको हम तोड़ के फिर अगर डालते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव है ना। तो उसको क्रश करके तोड़ के निमोली को हम, हमारे जो 200 लीटर का ड्रम है उसमें 5 किलो निमोली डाल लें और 5 किलो नीम की पत्तियां डाल लें। निमोली नहीं अवेलेबल हो तो 10 किलो हम नीम की पत्तियां डाल लें। उसमें कम से कम 20 लीटर गोमूत्र डालें। जितना गोमूत्र हम ज्यादा डालते हैं उतनी हमारी जो दवा बन रही है उतनी ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो कम से कम 20 लीटर गोमूत्र हम उसमें डालें, बाकी मात्रा में उसमें पानी मिला लें और 1 किलो उसमें गोबर डाल दें। जो 200 लीटर का ड्रम उसमें 1 किलो गोबर क्या करेगा, जो माइक्रोब्स हैं, वो जो पत्तियां हैं उसको गलाने सड़ाने का काम करती है। तो 1 किलो हम गोबर डाल लें, बाकी मात्रा में पानी मिला के उसको भी उसी प्रकार घड़ी की दिशा में चलाना है। इसका भी जो ड्रम है उस ड्रम को हम सूती कपड़े से बांध दें। ये हर दिन या 2-2 3-3 दिन के अंतराल से हमें इसको चलाना रहेगा। अगर हम इसको नहीं चलाते तो पूरी पत्तियां ऊपर जम जाती है, नीचे पूरा लिक्विड पानी बना रहेगा। तो उसको मिलाने से, ताकि वो जल्दी अच्छे से डिकम्पोजिंग हो जाए, तो उसको मिलाने के लिए हमें डेली सुबह शाम अगर हम चलाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 2-2 3-3 दिन के अंतराल से उसको चलाएं। ये जब हम इसको चला के तैयार करते हैं तो लगभग 40 से 45 दिन में हमारा ये नीम अस्त्र बन के तैयार होता है। इसको और इफेक्टिव और जल्दी बनाना हो तो हम नीम की जो पत्तियां है उसको और बारीक क्रश करें। जितना हम बारीक उसको क्रश करेंगे, जितने बारीक उसको बनाएंगे, उतना जल्दी हमारा ये नीम अस्त्र बन के तैयार होता है। अगर बारीक क्रश करते हैं या चटनी उसकी बना के हम डालते हैं तो लगभग 15 से 20 दिन में वो बन के तैयार हो जाता है। ये जो 200 लीटर नीम अस्त्र बना है उसको हम छान के, है ना, चाहे तो हम स्टोर कर लें। इसको हम 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। उसका सूती कपड़े से बस बांध के रखें तो 6 महीने तक हम स्टोर कर सकते हैं। ये जो 200 लीटर बन के तैयार हुआ है, क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी पहले से पानी मिला के रखा है, तो ये 200 लीटर को प्रति एकड़ की दर से हम अपने खेतों में उपयोग कर सकते हैं। तो हर बार आपको बनाना है तो पहले से प्री प्लानिंग करके हम इसको बना के रखें, ताकि जब भी हमको जरूरत पड़े तो हमारे खेतों में उपयोग कर सकते हैं। ये जितने भी प्रकार के हम अस्त्र बनाएंगे या कीटनाशक बनाएंगे, इनको एज अ प्री इमरजेंस हमको उपयोग करना है। प्री मतलब पहले, कोई भी कीड़ा या बीमारी आने के पहले उपयोग करेंगे तो अच्छे इनके परिणाम आते हैं। हम सोचे कि कीट आ जाए, बीमारी आए, उसके बाद उपयोग करते हैं तो फिर थोड़े रिजल्ट कम मिलेंगे। उसका कारण क्या है कि जब हम नीम अस्त्र खेत में यूज करते हैं, स्प्रे करते हैं उसका, तो पत्तियां उसको अवशोषित करती है। उसके अंदर नीम का अंश जाएगा, जो अर्क है उसका अंश जाएगा, तो उसमें जो रस बनेगा पेड़ों में, वो रस कड़वाहट लेके बनेगा, उसमें हल्का कड़वाहट रहेगा। तो कोई भी कीड़ा अगर वहां पे अटैक करता है उसको रस चूसने के लिए, तो उसको कड़वाहट महसूस होगी, तो वो वहां से उड़ के दूसरी जगह जाएगा या वहां से हट जाएगा। इनसे कीटाणु जीवाणु मरते नहीं है, केवल उसमें वो टेस्ट नहीं रहेगा जिसको वो प्रेफर करते हैं, वो रस चूसने योग्य नहीं रहेगा, तो वहां से वो भग जाएंगे। इसी प्रकार हर प्रकार की दवा का उपयोग वही हमें प्री इमरजेंसी के रूप में यूज करना, और हर 15 दिन के 20, क्योंकि इसका जो इफेक्ट रहता है वो 15 से 20 दिन तक रहता है, तो हर 15 दिन के अंतराल से हमें इसे पहले से ही उपयोग करना है। जब हमारी फसल 5 से 7-10 दिन की हो जाए तो हमें इसका छिड़काव चालू कर देना चाहिए। हर 15 दिन के अंतराल से जितने भी 3-4 स्प्रे जो भी करना है वो करते रहें, ताकि वहां कीड़ा, वहां वो ऐसा वातावरण बन जाए कि वो कीड़े वहां पे वो खेत में आएंगे ही, है ना। इसी प्रकार रस चूसने वाले कीड़ों के लिए हम नीमास्त्र बना ले, इसका उपयोग करें। उसके बाद जब अगर कोई इल्ली है या कोई फुंदी है या कोई हापर है, टिड्डे हैं, उनके कंट्रोल के लिए हम 10 पर्णी अर्क बना सकते हैं। हमारे वातावरण में हमारी वनस्पतियां ऐसी वनस्पतियां हैं जिसमें हम
इनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे 10 प्रकार के प्लांट लें या पौधे जिनकी पत्तियां जिसमें गाय नहीं खा रहे हो या बकरी नहीं खा रही, और अगर खा भी रहे तो ऐसे जो जहरीले प्रकार के हैं। जैसे हम देखें कि दुल्हन दुल्हन जंगल में बहुत मिल जाती है, नदी नालों के किनारे बहुत मिल जाती है, जिसको हम बेशरम भी बोलते हैं। उसकी पत्तियां आपको सब दूर अवेलेबल हो, आपने देखा होगा उसमें 12 महीने आपको पत्तियां मिलेगी, और वो भी पत्तियां हरी भरी रहती है। तो उनका हम उपयोग करें। जो जो 10 प्रकार के लेंगे, उनके सबके 2-2 किलो पत्ते दुल्हन के ले सकते हैं, अकौआ के ले सकते हैं, धतूरा के ले सकते हैं पत्ते हम लोग। जो गेंदा है, गेंदा के पत्ते ले सकते हैं, कनेर के ले सकते हैं, कनेर भी अवेलेबल इजिली हो जाता है। ये भी बहुत अच्छा ऐसा प्लांट है जिसमें आपको 24 महीने 12 महीने आपको हरे पत्ते मिलेंगे। दूसरे ओर आप देखोगे नीम की पत्तियां भी झड़ जाएगी, पर कनेर की पत्तियां आपको हमेशा हरी भरी मिलेगी, कोई भी कीड़ा उसमें नहीं लगता। एक आध दिल्ली लगती है, पर वो भी उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती, वो हमेशा आपको हरी भरी मिलेगी। उसमें ऐसे तत्व हैं कि आपके कीट को भी प्रबंधन करेंगे और साथ साथ आपकी फसल को भी हरी भरी बना के रखेंगे। तो हम कनेर की पत्तियां ले लें, सीताफल की पत्तियां ले सकते हैं, है ना। ऐसे करंज की पत्तियां ले सकते हैं, कहीं अरंडी की पत्तियां हो तो अरंडी की पत्ती ले सकते हैं। ऐसे 10 प्रकार की पत्तियां जो जानवर नहीं खा रहे और हमारे प्रक्षेत्र में हमारे आसपास अवेलेबल हो, उनके सबके 10-10 किलो मतलब 2-2 किलो पत्ते ले लें, और नीम की 5 किलो पत्ती ले लें। ये जो सब पत्तियां आई है उसको हम बारीक अच्छे से हंसिया से या किसी भी प्रकार से उसको बारीक क्रश कर लें, अच्छे उसकी बारीक उसको काट लें। काटने के बाद जो 200 लीटर का ड्रम है उस ड्रम में डालें, वही 20 लीटर गोमूत्र कम से कम, और उसमें 1 से 1.5 किलो गोबर मिलाएं, उसको भी हम चला लें। जब हम इसको मिला लेते हैं पहले दिन, तो दूसरे दिन अगर हम चाहे तो इसमें ½ किलो तंबाकू, ½ किलो हरी मिर्ची की चटनी, ½ किलो लहसुन, ये भी अगर हम डालते हैं तो जो दवा है वो ज्यादा इफेक्टिव बनती है। इनको सबको मिला के सूती कपड़े से वही बांध मिला के अच्छे से सूती कपड़े से बांध के हर 2-3 दिन जैसा हमने नीम अस्त्र बनाया उस प्रकार से इसको बना के तैयार कर ले। इसको भी हम अगर अच्छे से रखते हैं, छाया में रखते हैं, जहाँ ठंडा रहता है वहां रखते हैं, तो इसको भी हम 6 महीने स्टोर करके रख सकते हैं। इसकी भी वही 200 लीटर मात्रा प्रति एकड़ हमको चलाना, जैसे नीम अस्त्र चला दे रहे थे खेतों में, वैसे उसका भी स्प्रे करना है। इसको अच्छे से छाने, अगर हमने उसको छाना नहीं तो हमारे जो स्प्रे पंप है उसको नोजल को चोक कर सकता है। तो 2-3 लेयर उसकी नेट की बिछा के उससे अच्छे छाने, जब जाके उसका अर्क को हम उपयोग करें। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे जो खाने वाले कीट हैं उनको ये अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। और ये लगभग इसमें 40 से 45 दिन बनाने में लगता है। अगर हमारे पास इतना समय नहीं है कि 40-45 दिन हम नहीं दे सकते हैं, तो उसकी जगह हम ब्रह्मास्त्र या अग्नि अस्त्र बना सकते हैं। ये जो 4-5 प्रकार की चीजें हैं, इसमें नीम की पत्ती, बाकी जो आकाव, धतूरा, करंज या गेंदा या जंगली तुलसी, इनके पत्ते ले लें हम 2-2 किलो, और 5 किलो पत्ते नीम की पत्ती, उसको 20 लीटर 30 लीटर जितना गोमूत्र हो उतना, बाकी मात्रा 20 लीटर 30 लीटर पानी, जैसे 50 लीटर कम पानी और गोमूत्र मिला ले, बाकी अपनी 2-2 किलो पत्तियां, उसको आंच पे उसको हम गर्म करते हैं। अगर मटका हमारा मिट्टी का हो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो जो लोहे वाली कढ़ाई है उसमें भी ले सकते हैं, पर मिट्टी का बर्तन में अगर बनाते हैं तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव अच्छी दवा बनती है। जब उसको हम लेके उबालते हैं तो जो 50 लीटर हमने मटर पानी और गोमूत्र मिला के भरा था, वो उसको हम जब तक उबाले जब तक कि वो 25 लीटर के आसपास ना बचे। जब 4 से 5 अच्छे उबाल आते हैं तो लगभग वो वहां तक सेट हो जाता है। उसको जब बन जाए उसको हम चूल्हे से नीचे उतार ले और 12-15 घंटे उसको वहीं छोड़ दे, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। उसको फिर हम छान ले, छानने के बाद उसको हम स्टोर कर सकते हैं, उसको भी 5 से 6 महीने आराम से स्टोर कर सकते हैं। ये जो अर्क बना है इसका 2 से 3 लीटर, जो फसल की अवस्था को ध्यान में रख के, जो शुरुआत में हम 2 से 3 लीटर, और थोड़ी फसल हमारी बड़ी हो तो 5 लीटर तक इसका अर्क 200 लीटर पानी में मिला के हम अपने खेतों में स्प्रे कर सकते हैं। तो ये लगभग हमारा 48 दिन में इंसेक्टिसाइड बन के तैयार हो जाता है और उसका हम आसानी से उपयोग अपने खेतों में कर सकते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं, उसमें भी हम यही पत्तियां लेके इसको भी उबाल लें, है ना, और इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कीट प्रबंधन भी हम अपने खेतों में कर सकते हैं। उसके बाद जब प्राकृतिक खेती की जाती है तो कीट प्रबंधन हो गया। इसी प्रकार हम जब जो सिंचाई करना है, सिंचाई हम फ्लड इरिगेशन ना दें, है ना। अगर हम फ्लड इरिगेशन देते हैं तो माइक्रोब से भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं, जो पोषक तत्व वहां अवेलेबल है वो भी कहीं सॉइल में लीचिंग होके
जमीन के जो हमारा रूट जोन है उस रूट जोन से, क्रॉप के रूट जोन से नीचे चले जाते हैं। तो हमें पानी कम से कम चलाना है, चाहे तो हम ड्रिप का उपयोग करें या फिर जब पानी लगाते हैं तो या तो नालियों के माध्यम से दें, ताकि पानी और जो पेड़ की जड़ है उससे थोड़ा सा दूर रहे पानी, जो मेन फ्लोर होता है वो, ताकि वो उसको खाली मॉइस्चर मिले। तो हम हमारे सिंचाई प्रबंधन भी जरूरी। अगर हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो लगभग 70% जो आज पानी चला रहे हैं उसका 70 से 80% हमें बचत भी हो जाएगी पानी की। तो हम पानी का भी प्रबंधन सही से करें। जब फसल पानी की उसको आवश्यकता हो जब भी खेतों में चलाएं। उसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं? जब भी हम खेत में जाएं, जब मिट्टी वहां की उठा, अगर उसको उठा के हम दबाते हैं, अगर लड्डू बन रहा है, इसका मतलब कि वहां पानी की आवश्यकता नहीं है। जब भुरभुरी एकदम, जब मिट्टी उठाते और अगर गिरने लगे, लड्डू ना बने, तो मतलब वहां पे आप सिंचाई करने की आवश्यकता है। और हमें प्लांट भी जो पौधे हैं वो भी इंडिकेट करते हैं कि उसको पानी की जरूरत है कि नहीं। उनकी जो पत्तियां है उसको ध्यान में रख के हम अपनी सिंचाई कब देना है उसको भी हम निर्धारित कर सकते हैं। जब पत्तियां फोल्डिंग होना लगे, सोचो कि मतलब वो उसका संकेत रहता है कि यहाँ पे पानी की इसको आवश्यकता है। तो हम पानी की आवश्यक हो जब भी हम अपने खेतों में चलाएं। इस प्रकार से हम प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। इसमें और मेन है कि अगर आपको प्राकृतिक खेती करना है तो सहायक फसलें अपनाना बहुत जरूरी है। कोई भी एकल फसल ना ले, उसके साथ साथ कोई ना कोई सहायक फसल हमें लेना चाहिए। जैसे अगर हम गेहूं बो रहे हैं, गेहूं के साथ हमारी सरसों हो जाए, चना बो रहे हैं, चने के साथ हम चाहे तो तुअर भी बो सकते हैं, या बेड बना के डाल रहे हैं तो नीचे क्यारी में हम गेहूं ले सकते हैं, ऊपर बेड के ऊपर चना बो सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ गन्ना लगता है, गन्ने में नीचे घार में गन्ना रहता है, ऊपर जो ऊपर बेड रहते हैं उस पर हम आराम से चना ले सकते हैं, ताकि एक दूसरे को पोषक तत्व भी अवेलेबल करवाएं, उनसे जो न्यूट्रेंट मिले वो भी हमारे एक दूसरी फसलों को मदद करें। ये डालने से और खरपतवार भी प्रबंधन होते हैं, क्योंकि हर फसल का खरपतवार अलग अलग है। आप गेहूं के खरपतवार देखोगे अलग आएगा, चने के अलग आते हैं, उधर धान के अलग आते हैं, तुअर के अलग आते हैं। एक दो ऐसे खरपतवार है जो सब में होते हैं, बाकी मैक्सिमम खरपतवार एक दूसरे के क्रॉप वाइज अलग अलग होते हैं। तो अगर हम मिक्स क्रॉपिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं खरपतवार भी रुकते हैं, क्योंकि उसकी जड़ों से जो रस सेक्रेट होता है वो खरपतवार प्रबंधन में भी बहुत काम आता है। जैसे हमने अगर चना लगाया, चने में अगर हम गेंदे के पेड़ लगा दें तो उससे हमारा कीट प्रबंधन भी बहुत अच्छे से होगा, और जो बीमारियां है उसका भी हम आसानी से प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे चने में 3 प्रकार की बीमारी होती है, वो तीनों प्रकार की बीमारी है जो जड़ मतलब भूमि जनित रोग हैं। उन भूमि जमीनी रोगों को रोकने के लिए हम अगर गेंदे का पेड़ लगाते हैं तो उसकी जो गेंदे की जड़ों से जो रस सेक्रेट होता है उससे हमारा उकटा रोग, ड्राई रॉट, कॉलर रॉट, ये सब बीमारियां उससे कंट्रोल होती है। और गेंदे के जब फूल आएंगे तो जो चने की इल्ली रहती है उसका जो एडल्ट रहता है वो गेंदे जो पीले फूल है उसका अट्रैक्शन करके उस पे जाके अंडे देंगे। जब हम फूल को पिकिंग करेंगे तो अंडे सहित वो हमारे खेत से बाहर निकल जाएगा। तो उससे 2 फायदे हो गए, एक तो हमारी बीमारियां भी रुक गई, सेकेंड जो कीट इल्लियां आने वाली थी वो इल्लियां भी वहां पे वो प्रबंधित हो जाएगी, और हमारा जो ये कीटनाशक बनाया उसमें भी वो पत्तियां काम में आ जाएगी। तो इस प्रकार हम उसको मिक्सिंग क्रॉपिंग के लिए ले सकते हैं। जैसे हम ज्वार, ये अपना अगर अरहर लगा रहे हैं, तुअर लगा रहे हैं, तो उसकी जगह हम उसमें ज्वार की छांट मार ले, ज्वार बो देते हैं, तो ज्वार से भी एक प्रकार का केमिकल निकलता है जड़ों से, वो जाके वो जो उगता रोग है उसको कंट्रोल करता है ना। तो इस प्रकार से अगर हम मिश्रित खेती करेंगे तो हमारी प्रकृति और को फायदा होगा, हमारी फसलों को फायदा होगा, उसमें हमारी जो मेन क्रॉप है उसमें हमारी जो सहायक क्रॉप है वो उसका सपोर्ट करेगी, उससे दोनों से हमको कोई ना कोई इनकम भी अर्निंग होगी। तो हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, जमीन की उर्वरा शक्ति भी सुधरेगी, और फसलों को एक दूसरों की सहायता हो जाएगी। तो इसलिए हमें मिक्स क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग करना चाहिए। उसके साथ साथ फसल विविधीकरण बहुत जरूरी है। अगर हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो एक ही फसल के बेस पे नहीं रह सकते, ऐसी एक ही फसल को लेके नहीं चल सकते, क्योंकि उसमें जो मेन है हमें जो जमीन है उसका ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि अगर हमने गेहूं और धान की खेती कर रहे हैं केवल, तो उसमें जब हम धान को काटते हैं तो पूरे पत्ते ले आते हैं, पूरा पेड़ का पेड़ हम काट के बाहर ले आते हैं, वहां जमीन के पास, खेत के पास कुछ नहीं बचे, है ना। तो वो पोषक तत्व उसको नहीं मिलेंगे, है ना। तो अगर हम एक साल अगर हमने अनाज वाली फसल बोई तो दूसरे साल हम उसमें तिलहन वाली फसल या दलहन वाली फसल को हमको लेना चाहिए। तिलहन और दलहन वाली फसलों का आपने करेक्टर देखा होगा कि जब भी फसल पे उसकी परिपक्व अवस्था में पहुंचता है
तो वो पूरी पत्तियां ड्रॉप देता है। आप चने को देख लो, चने की पूरी पत्तियां खेत में झड़ जाती है। मूंग को देख लो, मूंग की पूरी पत्तियां खेत में झड़ जाएगी। उसी प्रकार अरहर को देख लो, उसकी पत्तियां झड़ जाएगी। सोयाबीन देख लो, उसकी पत्तियां झड़ जाएगी। अनाज वाली फसलों की पत्तियां नहीं झड़ती, वो पूरा पेड़ के साथ पत्तियां बाहर आ जाती। पर अगर हमको एक साल अनाज लगाया, एक साल हमने अपनी पल्स वाली फसल लगाई, दलहनी फसल, एक साल तिलहनी फसल लगाई, तो वो उसके वहां जो पत्तियां झड़ेगी, गिरेगी, वो कहीं ना कहीं हमारी जमीन की जो कार्बन पदार्थ है उसको बढ़ाएगा। कार्बन पदार्थ बढ़ाएगा तो हमारे खेत का पीएच मान सुधरेगा। पीएच मान सुधरेगा तो जो न्यूट्रेंट है वो जीवाणु इजिली, आसानी से हमारे पौधों को उपलब्ध करा देगा। हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अपनाना चाहिए। या तो आप मिक्सिंग क्रॉपिंग करो या इंटर क्रॉपिंग करो, या चाहे तो हम क्रॉप हर साल चेंज कर ले, कोई भी। और कोशिश करें कि प्राकृतिक खेती में हम अपना स्वयं का बीज उपयोग करें, क्योंकि जब हम अपने खेत में बीज लगाते हैं तो वो जो वहां का एनवायरमेंट है उसके अनुसार सुटेबल रहता है। तो इस प्रकार से हम अपना पोषक तत्वों का उपयोग कर सकते हैं प्राकृतिक खेती में। तो नमस्कार शरद जी। जी सर, आपकी बहुत उपयोगी उपयोगी जानकारी मिल रही है। अब जी जी समय भी कुछ बढ़ रहा है, तो मैं चाह रहे हैं सर जी कि जी हम पवन सर को आमंत्रित करते हैं, तो पवन सर आ जाए जी जी और वो टिप्स देना हो, और जो किसानों के कुछ क्वेश्चन है सर, तो वो आपसे थोड़े से हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जी शरद भैया, जी बिल्कुल। हमारे आज पवन सर उपस्थित थे मगर अभी लेफ्ट हो चुके हैं। तो आदरणीय डॉक्टर देवीदास पटेल जी ने बहुत ही सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण किसानों के लिए जानकारी दी। और पूरी आपने किसानों को प्रशिक्षण देने से जीवामृत, घनामृत, जीव घनामृत और दशपर्णी, और हमारे खेती की फसल कैसे स्वस्थ रहे, कीट प्रबंध के लिए, मटका खाद, मल्चिंग के लिए, और हम कैसे आच्छादन करें, ये बहुत पूर्ण आपने महत्वपूर्ण जानकारी आज सदन में दी। और आपको फिर से एक बार और भी सदन में उपस्थित करेंगे आदरणीय शरद भैया जी। और जी अगर जी कोई हमारे मुख्य अतिथि को सवाल करना चाहते हैं तो सबका स्वागत है। अपना अपने हैंड राइज करके आज के हमारे मुख्य अतिथि को सवाल कर सकते हैं। जी, सभी सादर आमंत्रित है। सर, मैंने आपके यहाँ जो बनखेड़ी में जो फेरोमोन जी जी ट्रैप लगे हुए देखे थे सर, उनके विषय में जी थोड़ा जी। सा। हाँ, फेरोमोन ट्रैप भी वो जो कीट है उनको अट्रैक्शन करने का काम करते हैं। पर अगर हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो वो फेरोमोन ट्रैप मतलब वो नहीं है, उसके लिए रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं हमें मार्केट से खरीदना पड़ेगा, है ना। और उसमें कभी कभी क्या होता है फेरोमोन ट्रैप में, कि जो हमारे काम के कीड़े हैं वो भी उसमें अट्रैक्शन हो जाते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान है प्राकृतिक खेती में। अगर आप जैविक कर रहे हैं तो ठीक है, कभी कभी क्या होता है उसमें कभी मधुमक्खी भी है उसके अंदर चले जाती है। पर अगर जो चने की फसल है उसमें जो अगर हम फेरोमोन ट्रैप यूज करते हैं तो वो क्या, जो नर और मादा कीट होते हैं, तो जो नर कीट है उनको अट्रैक्शन का काम करता है फेरोमोन ट्रैप, अगर हम अपने खेतों में लगाते हैं तो। फेरोमोन ट्रैप जितनी भी दलहनी फसल है उसमें क्या, एक कैप्सूल से लगाने पड़ते हैं। वो कैप्सूल को लगाते तो पर्टिकुलर इंसेक्ट को अट्रैक्शन करता है। तो उसमें क्या होता है कि जो नर कीट है वो अट्रैक्शन होके वो फेरोमोन ट्रैप के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि अगर वो हमने नर को कंट्रोल कर लिया तो, क्योंकि उनके जो कीट हैं उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए नर मादा का दोनों का रोल है। अगर नर अट्रैक्शन हो जाएगा, नर को अगर हमने कैप्चर कर लिया, तो मादा से जो नई संतति बनना चाहेगी वो नहीं बन पाएगी। तो उस प्रकार से हम अपने कीट प्रबंधन के लिए भी फेरोमोन ट्रैप का उपयोग कर सकते हैं। पर उसमें हर इंसेक्ट के लिए अलग अलग जो उसमें कैप्सूल से लगते हैं वो अलग अलग आते हैं, लियोर से बोलते हैं, वो अलग रहते हैं। तो उसका उपयोग कर सकते हैं। चने की फसल में, मूंग की फसल में आराम से उसमें हम उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर जैसा भी हम चना, हमारा मूंग रहेगा, इसमें जो व्हाइट फ्लाई आती है, उस व्हाइट फ्लाई के लिए हम येलो स्टिकी ट्रैप बना सकते हैं। वो हमारे घर पे भी बना सकते हैं हम आसानी से। उनका उपयोग करते हैं तो आपका जो व्हाइट फ्लाई है वो कंट्रोल हो जाएगी उसमें। जी सर, जी सर, जी सर। ओ जी जी, धन्यवाद आदरणीय शरद भैया। और आगे आदरणीय श्री रघुवीर रावत सर सादर आमंत्रित है।
सदन को मेरा प्रणाम। डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से किस तरह से प्राकृतिक खेती होनी चाहिए, होती है, और हमें क्या क्या किस तरह से हम विभिन्न प्रकार की खाद बना सकते हैं, पेस्टिसाइड बना सकते हैं, और किस तरह से हम जमीन को अधिक से अधिक जमीन में अधिक से अधिक जीवाणु के लिए स्थिति पैदा कर सकते हैं। इस बारे में बहुत ही विस्तार से आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर एक आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली थी कि हमें पूरी जमीन नहीं खोदनी चाहिए, केवल वही पोर्शन अगर हम खोदें जहाँ पे पौधा लगाना है, तो ये बहुत अच्छा मतलब इससे ये हमारे लिए फायदेमंद होता है। तो थोड़ा इसको विस्तार से बताएंगे और हम इसको टेक्निकली मतलब प्रैक्टिकली कैसे करें अलग अलग क्रॉप्स में। जी जी। देखो, अगर हम हमारे खेत में हमने अगर वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको डेवलप कर लिया, उसमें अगर हमने घनजीवामृत जीवामृत आच्छादन करके रखा है, तो ऑटोमेटिक हमारी जमीन में जो जीवाणु है वो कहीं ना कहीं हमारे खेतों की जुताई करते रहते हैं। उसमें जब सबसे मेन मेन रोल होता है वर्मी कंपोस्ट, वर्मी का जो केचुए हैं उनका काम रहता है। और अगर जब हम ये जो इन्वायरमेंट वहां डेवलप करते हैं, तो जो देसी केचुए हैं वो ऑटोमेटिक हमारी जमीन में ऊपर से नीचे, क्योंकि वो जो घन जो अमृत डाल रहे हैं, जीव अमृत डाल रहे हैं, उसकी एक बहुत अच्छी खुशबू आती है। खुशबू के चक्कर में वो पूरे केचुए ऊपर से नीचे आते हैं। और केचुओं की एक विशेषता है, जिस छेद से वो आएंगे उसी छेद से वो वापस नहीं जाते हैं। और केचुओं की जो बॉडी है उससे जो वाष्प निकलती है, वो वाष्प जब वो छेद से आते हैं तो वो वाष्प को लेयर लिपते हुए आते हैं। तो वो छेद आपके एक बार अगर बन गया तो वो बंद नहीं होता है ना। तो जब वो बार बार अगर ऊपर नीचे आते जाते रहेंगे, तो ऑटोमेटिक आपकी 15 सेंटीमीटर तो जमीन ऐसी ही उसकी जुताई हो गई है ना। तो आपको अलग से जुताई करना, क्योंकि अगर छेद बन गए हैं, जब बारिश होगी तो वो छेद के माध्यम से हमारे खेत में अंदर पानी जाएगा, उन छेदों के माध्यम से हवा जाएगी। अगर छेद बने हुए हैं तो जो रूट डेवलपमेंट अच्छे से होगा। उसी प्रकार जो माइक्रोब्स हैं, अगर हमने वहां पे परिस्थिति ऐसा वातावरण ऐसे बना लिया है कि वहां पे हमने मल्चिंग करके नीचे बना मतलब छाव रखी है, तो जीवाणु ऑटोमेटिक जुताई करेंगे। आप वहां की मिट्टी उठाओगे आपको भुरभुरी लगेगी, वहां पे जीवाणु की एक्टिविटी ज्यादा रहे, हमारी जो जमीन है वैसी पोली रहेगी। जब रूट डेवलपमेंट के लिए अगर हम बात करें तो ज्यादा गहराई आपको जमीन की जरूरत जोतने की जरूरत नहीं, 5 से 7 सेंटीमीटर में हमारी फसल रहती है, उसमें वो फैलने का काम करती है। जो रूट डिपेंड जो ज्यादा गहरी वाली फसल जैसे चने हैं, अरहर है, इनकी जड़ें जो गहरी गहरी जाती है, तो वो जड़ें भी इतनी मजबूत होती है कि वो ऑटोमेटिक जमीन में छेद करके वो नीचे जाएगी। तो जुताई करने की जरूरत नहीं है, आराम से 5 से 7 सेंटीमीटर हमारे जो जीवाणु है यही आपकी जमीन को पोला बना के रखेंगे। तो उससे आसानी से वो न्यूट्रेंट उठा लेंगे। और जितने भी उसमें जीवाणु हैं वो बहुत से जीवाणु जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे, बहुत से जीवाणु है जो फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग का काम करेंगे, बहुत से जीवाणु है जो पोटास सॉल्युबलाइजिंग का काम करेंगे। तो वो सब जीवाणु वहां पे आपके क्रॉप को न्यूट्रेंट अवेलेबल करेंगे, पर उनके लिए हमको वहां वातावरण बनाना पड़ेगा, है ना। तो हम अगर गहरी जुताई नहीं करेंगे तो उनके लिए वो वातावरण, क्योंकि आपने एक बार वहां पे घन जो अमृत चला दिया है, अगर आपने एक फसल काटी और उसकी काटने के बाद अगर आपने गहरी जुताई कर दी, तो उनके जो घर बने हैं, उनका जो वहां पे उन्होंने अपना वातावरण बना के रखा है, वो कहीं जुताई करने से नीचे लेयर उनकी चले जाएगी। तो इस प्रकार उनका जो इन्वायरमेंट जो बना है वो डिस्टर्ब होगा। तो उसको डिस्टर्ब ना करके केवल हम उतनी जुताई करें जहां पे हमको बीज डालना है, बस। बाकी उसको वैसे के वैसा रहने देंगे तो माइक्रोब्स अपना पूरा काम करते रहेंगे। जी, ये तो बिल्कुल सही है, जी। क्योंकि ये जीवाणु की बात भी नहीं है, मिट्टी का स्ट्रक्चर भी खराब होता है, मस्त जो होता नेचुरल है, सही है। स्ट्रक्चर है मिट्टी का और उसका टेक्सचर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इसमें कुछ प्रयोग हुए हैं, जैसे आपके संस्थान में कुछ इस तरह के प्रयोग हुए नहीं, हैं कि किन किन फसलों में इसको ज्यादा उपयोगी माने। टोर में बिल्कुल सही है, तो और जो दूर दूर पर जो लाइन में जो हम फसलें, कपास भी शायद इसमें आएगा।
हाँ कपास। तो क्या जी इस जी तरह के नहीं, प्रयोग हुए हैं जिससे हम ये जी 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 ये प्रयोग हमारे तो कृषि विज्ञान केंद्र में, हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र में हम 50 एकड़ जमीन पर हमारी खेती कर रहे हैं और यहाँ पे हर फसल ले रहे हैं। और हमारे पास तो इतना अच्छा है कि हमारे पास जो हमारी 102 गाय हैं, उससे जो जीवामृत गोकृपामृत और ये बना के हम अपने खेतों में डाल रहे हैं, तो हमको अलग से कोई जुताई करने की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। हमने प्लाट जो एक प्रदर्शनल प्लाट भी डेवलप करे हैं, उसमें भी हम चना गेहूं अपनी बहुत से सोयाबीन सब फसल लेते हैं, तो उसमें कोई किसी प्रकार की हम जुताई नहीं करते। केवल हम एक केवल लाइन निकाल लेते हैं, सिडिल सिडिल से एक लाइन निकाल ले, वो लाइन में बस अनाज डाल देते हैं, या तो बस नॉर्मल सिडिल जो जीरो टिलेज बोलते हैं उससे ही हम बुआई करते हैं। बाकी हमको अलग से कोई उसमें बार बार जुताई करने की जरूरत नहीं है। हमारी जमीन इतनी पोली है, अगर आप उस पर चलोगे तो ऐसे लगता है जैसे अपन जो गद्दा आता है गद्दे के ऊपर चल रहा है, तो ऑटोमेटिक उसमें हल्का से अपने जुताई करके बो सकते हैं। जो जमीन ये हमारी प्रोडक्ट स्ट्रक्चर खराब हो जी रहा है वो, जी जी, जो मेन जमीन प्रोडक्टिविटी खराब हो भी रही है सही वो रहती है रोटा, सर। बिल्कुल प्रोडक्टिविटी सही रहेगी अगर आप उसका ये नियम जो चार उसके सिद्धांत हैं, अगर उस चार सिद्धांतों का हम उपयोग करते हैं तो प्रोडक्टिविटी भी आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं बस बोल के कर रहे हैं, उसमें जीवामृत नहीं चल रहा है, घन जीवामृत नहीं चल रहा है, तो उससे हमारे प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ सकता है। पर अगर हम प्रॉपर घन जीवामृत जीवामृत डाल रहे हैं तो हमारे प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ता, आपको प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा और विथ क्वालिटी मिलेगा उसमें। जी इसमें भी जी डिपेंड करता है आपकी जमीन कैसी है। जो अगर जो भारी जमीन काली जमीन उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, जो रेतीली जमीन है उसमें क्या होल्डिंग कैपेसिटी नहीं रहती, तो रेतीली जमीनों में थोड़ा रिजल्ट आने में टाइम लगता है। पर जो पहले से जी काली जमीन है ना, या क्ले सॉइल है, जी उनमें रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। जी 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 धन्यवाद। जी जी ओके। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रावत सर। और आगे आदरणीय विनय कुमार सर सादर आमंत्रित है। हेलो। जी जी आवाज आ रही है सर। क्या लाइट ट्रैप लगा सकते हैं नेचुरल फार्मिंग में, या फेरोमोन नहीं ट्रैप नहीं या नहीं स्टिकी लगा स्ट्रिप लगाने सकते। में क्या, स्टिकी स्ट्रिप लगाना कोई आसान टेक्निक है, इसको क्यों नहीं रिकमेंड कर रहे हैं, इसमें क्या है नहीं, दिक्कत क्या है? लाइट ट्रैप दिक्कत तो बोरर के लिए तो इसमें बहुत अच्छा प्राकृतिक, इफेक्टिव है। सर इसमें क्या है, पहले तो नेचुरल फार्मिंग का ये सिस्टम है, उसका एक सिद्धांत है कि आपको कोई भी चीज बाहर से खरीदना नहीं है। अगर आप जुगाड़ करके अपने घर पे बना लो तो आप उसका यूज कर सकते हो, आपको मार्केट से नहीं लाना है। जो येलो स्टिक ट्रैप भी हम अपने घर बना सकते हैं, लोहे की पतरी ले, उसमें अपना पेंट ऑयल पेंट करके उसमें येलो कलर का अपन कलर पेंट कर दे, उस पे चाहे तो ग्रीस लगा दे, सरसों का तेल लगा दे, अगर वो बना रहे हैं तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं, पर मार्केट से ना खरीदे। नहीं, फल छेद जो फल फेरोमोन छेदक है, ट्रैप। एक मिनट, जो जी फेरोमोन जी ट्रैप चलो ठीक है फल से। मार्केट से है, एक मिनट जो जी लाइट ट्रैप है जी या स्टिकी स्ट्रिप है, ये तो बड़ा आसान टूल है, इनमें कहीं न दवा है न कुछ है। इनको हम लोग प्रायोरिटी पे अगर करें, इससे मॉनिटरिंग हो जाती है कि कौन सा कीड़ा मेरे खेत में आ रहा कि नहीं आ रहा। हाँ, जैसे कौन आप सा कह रहे हैं कीड़ा कि आ रहा है, जी जी। कि हम लगातार डालते जाएं, हम जब डालें जब वो ईटीएल लेवल के आसपास हो या हमको जब जरूरत हो। हम पहले से ही लगातार डालते रहे तो बड़ा लेबोरियस और मेहनत का काम हो जाता है। ये एक अच्छे टूल्स हैं, आप जैसे जो मैकेनिकल टूल्स हैं इनको अपनाने में हमें नहीं लग रहा कोई दिक्कत है। और लाइट ट्रैप जैसे आप कह रहे हैं कि बोरर आता है, चना में हेलिकोबर्पा आता है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से हम्म। लाइट से कंट्रोल होता है। लाइट देसी लाइट या लालटेन लटका, गाँव में पहले देसी लगाते थे लोग, यही बताते थे। पानी रख दें एक टब में, उसको लटका दें तो काफी कुछ हद तक उससे कंट्रोल हो जाता है। नहीं तो वही सर है ना, अगर अपन अपन बना पा रहे हैं उसको अपने घर पे ही, उसका स्ट्रक्चर अपन तैयार कर रहे हैं तो उसमें लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर हम मार्केट से खरीद रहे हैं तो एक थोड़ा नेचुरल नहीं फार्मिंग में मार्क उसको अलाउड नहीं है। नहीं मार्केट में क्या, अगर सोलर लाइट ट्रैप सेंसर बेस लगा हो तो उसमें कोई कोई ऐसी तो है नहीं, तो 10 साल नहीं है ना चलता कोई, है। हाँ हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसको लगा सकते हैं, तो है वो ना। वो तो पर बड़ा अभी जो अच्छा इसके टूल है। 60 वो सर 70% पर कीड़े जो एक, बोल। हाँ, जी। उसको सर क्या है, हमारा मेन उद्देश्य किसी जीवाणु की हत्या करना नहीं है प्राकृतिक खेती में। भाई सबके अपने, हमें अपनी जो फसल है उसको सुरक्षित करना है। तो वो अगर हमें नीम ऑयल और इसका पहले से उपयोग कर रहे हैं तो वो नहीं आएंगे। हम उसको लाइट ट्रैप येलो ट्रैप रख के उसको मारे क्यों। अरे मारने के लिए नहीं, येलो ट्रैप तो आप मॉनिटरिंग के लगा लगा सकते हैं ना उसको, मेरे खेत में हाँ कीड़ा आया कि नहीं आया। मॉनिटरिंग, हाँ हाँ तो येलो स्टिक टेप तो लगा ही रहे ना सर हम।
आप येलो पहले स्टिकी ट्रैप तो अपन लगा आप ही रहे हैं वो। ये जी जी ये मॉनिटरिंग के लिए है, पहले तो ये नहीं है मारने के लिए। हमारे जैसे हम लोग अपनी जांच कराते हैं, मारने के लिए मेरे से। खेत में कीड़ा आया कि नहीं आया, आया है तो जब इसकी इतनी संख्या तब मैं उसको दवा डालना चाहे जी वो है नीमास्त्र है, दसपानी है, जो भी है वो हम जब जरूरत है तब मैं डालूं। ऐसे आप जो बता रहे हो लगातार डालते रहें तो लगातार डालने में उसका कॉस्टली भी पड़ता है और मेहनत भी ज्यादा। इससे हमको पता भी लगेगा कि मेरे खेत में आया कि नहीं आया कीड़ा। लाइट ट्रैप अगर लगा या फेरोमोन ट्रैप लगा, एक लगा दें, उसमें कहाँ मारने की बात हो रही है, उसमें तो मॉनिटरिंग के लिए है। आप 1 एकड़ में एक लगा देंगे, मेरे खेत में कीड़ा जैसे आएगा उसी लाइट ट्रैप में चला जाता है, तो हमें पता लग जाता है मेरे खेत में कीड़ा है कि नहीं है। और है तब हम उसको नीमास्त्र डालें, बम्बार डालें, जो भी डालें, वो एक आसान टूल है। जी सर। और सर उसमें एक जो आप थोड़ा कह सा रहे वो, हैं, एक जैसे मिनट अगर, और एक मिनट, और जो उसमें कह रहे हैं कि और दूसरे कीड़ा, जो जो जिस लिए जो लेवर लगा हो तो उसमें वही जिस कीड़ा फंसता है, ल्योर दूसरा ल्योर नहीं ल्योर, जाता है। जी मैं जी अभी आपका सुन रहा जी था, उसमें वही कीड़ा जाता है जी और जी जी उसमें वो अगर 1 एकड़ में या जितने एरिया में होगा, एक अगर फेरोमोन ट्रैप लगा हो तो सीधे उस कीड़ा उसी के अंदर जाता है, तो हमें पता लग जाता है कि मेरे खेत ठीक। में कीड़ा आया कि नहीं आया। जी ठीक सर। पर जब हम जब नीम अस्त्र डाल रहे हैं, ब्रह्मास्त्र डाल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि वो कीड़ा आने के बाद इंडिकेट कर रहा है कि आप कीड़ा आ रहा है, जब डालें। जब हम इनका स्प्रे करते हैं तो उसको रिकवर, जैसे आप अगर आप ये केमिकल के लिए आप तो सही बोल रहे हैं कि भाई अगर हम उसका जो स्ट्रेस लेवल है वहां तक अगर पहुंच रहा है फिर हम केमिकल का यूज करें, इंडिकेटर प्रेजेंट कर रहा है कि आप कीड़ा लग गया है, अब अपन डालें। पर जो हम एक अर्क बना रहे हैं, इसको वहां प्रोसेस करने में 5 से 7 दिन लगते हैं सर। जब स्प्रे करेंगे वो उसके अंदर जाएगा, फिर वहां तो हम अपने प्लांट को ऐसा डेवलप कर देना कि हमको इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं पड़े। जब भी अगर आए तो उससे वो रस को क्या, अगर हम ये फेरोमोन ट्रैप, येलो स्टिकी ट्रैप ये सब लगाएंगे तो वो तो इंडिकेट करेंगे। इंडिकेट मतलब वहां उनकी पॉपुलेशन आ चुकी है। जब अगर हम स्प्रे करें, आप केमिकल आप डालते हो आपको 12 घंटे 4 घंटे में रिजल्ट मिलने लगते हैं, इसलिए आप उसको इंडिकेटर लगा के उसका स्प्रे कर रहे हैं। पर जो ये प्राकृतिक अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमको प्लांट को ही ऐसा बनाना है कि उसमें कोई अटैक आए ही नहीं, कीड़ा वहां पे अट्रैक्शन करे ही नहीं। तो उसको प्रोसेस होने में भी तो टाइम लगेगा ना, ऐसा कम से कम 4 से 5 दिन ऐसा उसमें जाएगा उसका रस। जी 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 सर। मैं अपने यहाँ करा रहा हूँ, मैं देखा हूँ, और किसान हाँ बिल्कुल हाँ दवा नहीं डाल रहे हैं। और वो मॉनिटरिंग के लिए पहले डालते हैं, और नीमास्त्र ये सब जो बनाए हैं, मगर वो उसको स्टिकी जी जी स्टिक, जी। फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, सारी चीजें मैं अपने यहाँ कुछ, हम प्राकृतिक की बात नहीं कर रहे हैं, मैं आप किसान की कीड़ा कंट्रोल करने की नहीं बात कर हाँ रहा हूँ। इसमें कहीं कोई दवा नहीं है, हाँ, नहीं वही और वही उसको देखो। उसको पता लग जाता कि मेरे खेत में कीड़ा है कि नहीं है। नहीं तो पता नहीं लगता और लोग डालते रहते हैं, और एक एक लेवल के बाद ये भी नहीं कंट्रोल कर पाता है। जब उसका ज्यादा हो नहीं जाता है आप, इंसिडेंस, अगर जरा से चूक हुई किसान से, तो फिर वो नहीं कंट्रोल होता है। मैं जो अपना अनुभव में देखा हूं, मैं नहीं जमीन पे। जी जी जी, देखो अभी अपन कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की बात, है ना। इसलिए अगर हम जैविक खेती की बात करें, रासायनिक खेती की बात करें, उसमें तो आप एलोस्टिक सब लगा लो। पर अगर हम प्राकृतिक खेती की बात करें तो हमें पहले प्रिकॉशन करना जरूरी है। वो प्रिकॉशन में वही है कि आप बार बार आपको 10-15 दिन के अंतराल से एक बार नीम मास्टर, एक 10 ऐसे डालते रहे, खाद भी सब बना लेते हैं और 15-15-20 दिन के अंतराल से कर दो, 3 से 4 स्प्रे 5 स्प्रे में हमारा काम हो जाता है वो। अगर हम जैविक लार्ज खेती की स्केल पे बात बहुत करें, मुश्किल काम रासायनिक है खेती की डॉक्टर। बात करें, उसमें आप एलोस्टिक ट्रैप, ये छोटे स्केल पे लोग वही कर रहे हैं, लार्ज मुश्किल है स्केल सर। पे हम नहीं तो संभव। 50 एक, आपका जी नंबर जी दे दो डॉक्टर साहब, सर। आपका नंबर। सर एक आध बार आप हमारे के जी 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 एक आध बार हमारे केवी के आप आके विजिट करिए, आपको हम वो पूरा जो बना भी रहे हैं ना, कोई लागत नहीं। एक लड़का हमारे पास है जो 50 एकड़ जमीन के लिए जीवामृत भी बना लेता है, घन जीवामृत बना लेता है, 10 पन्नी अर्क भी बना रहा है। एक लड़के से पूरी मॉनिटरिंग वो पूरा कर लेता है। कोई ज्यादा उसमें लागत नहीं, 2-2.5 घंटे में तो जी आपके केमिकल सर, ये आप दवाएं बन के केवी के तैयार होती है। केवी के आने का केवी के, मौका था। जी 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 सभी का जी। मन था केवी के आइए सर, आने वो का, क्या ये जो, उस समय इटारसी से, लेकिन आ नहीं पाए थोड़ा दूरी की वजह से। हाँ 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 और अब शरद भैया का हाँ हाँ हाँ, शरद भैया का है इंटरेस्ट है कि केवी की जरूर हम लोग सब देखें, जी क्योंकि जी आप लोगों का जो मार्गदर्शन मिला है बहुत अच्छा लगता है। और नहीं केवी की बहुत, बनखेड़ी एक पहचान है नर्मदापुरम के जी लिए। जी आप सर, जी 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 वहां पे सब कुछ अवेलेबल है सर। जो प्राकृतिक खेती है ना, वो खाली लेक्चर सुन के नहीं, वहां पे जो आप प्रैक्टिकली देखोगे ना तो ऑटोमेटिक आपकी समझ में आएगा कि हाँ यार ये सही चीजें हैं। क्योंकि मैं भी तो प्लांट ब्रीडर हूँ एज अ, पर मैं भी 2-4 साल पहले यही सोचता था कि यार इससे कुछ नहीं होना है। पर जब से मैंने खुद, हम खुद वहां करते हैं, खुद बनवा भी रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसके परिणाम बहुत अच्छे आ रहे हैं। एक वैसे ही गोकर्पामृतम है, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। गोकर्पामृतम के प्लांट पे शाइनिंग लाने के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके।
जी आदरणीय भुवनेश्वर राय जी अपना संवाद कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। जो नंबर मांग रहे थे, आप नंबर नोट कर सकते हैं मेरा। हेलो। जी डॉक्टर बता दीजिए डॉक्टर साहब। हाँ, 9424 85 4251 9424 85 4251। ट्रेनिंग कब होती है सर, ट्रेनिंग आपके यहाँ? हम आप कभी भी आ जाइए। वैसे अभी ट्रेनिंग हमारे यहाँ एक चल रही है स्किलिंग डेवलपमेंट पे, और बाकी जो प्राकृतिक खेती की है उसमें हर महीने 2 दिन का ट्रेनिंग रहता है ना। तो अभी आज 23-24 में 2 दिन, अभी आज से भी स्टार्ट हो रही है। और जैसे भी अगर 5-10 लोग हो जाता है, आप जब चाहें जब आ सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है। ठीक है सर, ठीक सर। ठीक ठीक। जी धन्यवाद अच्छी आदरणीय जानकारी दी। नमस्कार। भुवनेश्वर राय जी जी नमस्कार। को सदर आमंत्रित करते। धन्यवाद रंजना बहन जी। आदरणीय डॉक्टर साहब को बहुत बहुत अभिनंदन। आपने जैविक प्राकृतिक खेती पर, स्पेशली प्राकृतिक खेती पर बहुत ही अच्छा आपने उद्बोधन दिया। चूंकि समय समाप्त हो गया, और मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग हर जिले में जो कृषि विज्ञान केंद्र है, वास्तव में ये बहुत बड़ी एक संस्था है जो किसानों की दशा को सुधार सकता है। बस मेरा एक ही निवेदन है कि जो प्राकृतिक जैविक खेती की व्यवस्थाएं हैं, जो नियम और कानून है, उसको थोड़ा सा कृषि विभाग में उतना स्ट्रिक्टली लागू करने की कोशिश न करें, खासतौर से आप लोग अपने तरफ से, कि जिससे किसान शुरुआत में ही फेल हो जाए और फिर वो अपने पुराने ढर्रे पर ही चलता रहे। मेरा मानना है कि अगर आप शुरुआत में जैविक प्राकृतिक खेती दोनों इंक्लूड करके चलेंगे, तो फिर आगे चल करके 2-3 साल में आप बिल्कुल प्राकृतिक खेती की तरफ चले जाएंगे और आपका पैदावार भी प्रभावित नहीं होगा। तो इसको ध्यान में जरूर रखें। बस मेरा यही निवेदन है। धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। और आगे आदरणीय मनीष सोनी जी ने हैंड रेस किया है, सादर आमंत्रित है मनीष सोनी जी। सर से मेरा एक क्वेश्चन था कि डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट प्राकृतिक और जैविक खेती को बहुत प्रमोट कर रही है, और फिर छोटे जी किसानों जी को सर्टिफिकेशन और लाइसेंस में क्यों उलझा के रखा हुआ है? क्योंकि 1-2 एकड़ के जो किसान हैं, तो अगर जैविक खेती या प्राकृतिक खेती करना भी चाहते हैं, तो सर्टिफिकेशन या लाइसेंस के चक्कर में वो आगे नहीं आ रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं उनको डर लगा रहता है कि अगर हमारे पास सर्टिफिकेशन नहीं है या जैविक का लाइसेंस नहीं है, तो हम खेती नहीं कर पाएंगे या हम हमारा उत्पाद नहीं बेच पाएंगे। तो इस चीज के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सर काम करना चाहिए कि ऐसे छोटे किसानों को भी बगैर सर्टिफिकेशन, बगैर लाइसेंस के आगे लेके आए और उनको प्रमोट करें। जी ओम। जी। गवर्नमेंट जो सर्टिफिकेशन की बात है, किसी भी चीज को आपको ब्रांडेड करना है। अब अगर हम लोग प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उसमें जो हमारा उत्पाद आएगा, अगर उसको हमको रेट सही नहीं मिले, है ना, तो रेट अगर सही नहीं मिलेंगे तो फिर वही बोलेगा कि यार काय के लिए हम इसकी इतनी माथापच्ची कर रहे हैं। तो रेट सही मिले, इसके लिए हमको प्रमाणीकरण में जाना पड़ रहा है। क्योंकि माल आप अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है, तो आप एक स्टेट से अदर स्टेट में भी अपना माल बेच सकते हो। दूसरी बात, आप ये बोल रहे हैं कि अगर कोई छोटा किसान है तो वो क्यों उलझा है, वो आप चाहे तो एफपीओ के माध्यम से या सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के, क्योंकि अगर छोटा किसान है, उसके पास क्वांटिटी कम है, उसको माल सेल करने में दिक्कत आएगी, तो वो चाहे तो एक छोटा समूह, स्व सहायता समूह बना के अपना पंजीयन करा सकते हैं, एफपीओ के माध्यम से अपना पंजीयन करा सकते हैं। अगर पंजीयन होगा तो वो अपना ब्रांडिंग कर सकेगा। क्योंकि हमारा किसान बहुत वो है कि वो प्रोडक्शन तो खूब कर लेता है, पर वो मार्केटिंग की उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। और अभी गवर्नमेंटों का भी है कि अगर एक स्टेट से आपको दूसरे स्टेट बेचना है, तो आपको पैकिंग में बेचना पड़ेगा। तो वो किसान के लिए फायदेमंद ही है। हम अपने छोटे किसान, वो तो अपने लेवल से कर ही रहे हैं प्राकृतिक, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कुछ जो किसान रजिस्टर्ड कराएगा वही प्राकृतिक खेती कर पाएगा। वो अपने स्वयं के लिए प्राकृतिक खेती कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए कर सकते हैं। पर अगर आपको एक
व्यापारिक रूप में देखना है, उसको व्यावसायिक रूप में देखना है, तो उसके लिए अगर आप ब्रांडिंग कराओगे तो उसमें, क्योंकि हर कोई जो दिखता है वही बिकता है, और आपको दिखाने के लिए आपके रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तो उसके माध्यम से आप पैकिंग करके उसको अच्छे रेट पे बेच सकते हो। जैसे शरद भैया बहुत अच्छा वो साइलेज बेच रहे हैं, वो बहुत से, अभी हल्दी भी उन्होंने प्रोडक्शन करके रखी है, वो भी अगर सेल करेंगे तो अगर पैकिंग में कराएंगे तो उसके रेट अच्छे मिलते हैं। क्योंकि किसान का रेट ना मिलने का एक मेन कारण ये भी है कि वो उसकी ब्रांडिंग नहीं कर पा रहा है, और पंजीयन कराने का मेन उद्देश्य वही है कि किसान स्वयं ब्रांडिंग करे और उसका स्वयं लाभ ले। नहीं, आप नहीं ब्रांडिंग करोगे तो दूसरी कंपनी वाला ब्रांडिंग करके आपका माल अच्छे से बेचेगा, आपसे सस्ते में लेके अच्छे से माल बेचता है वो। तो हमारी ब्रांडिंग हो, इसलिए वो पंजीयन कराना चाहिए। पंजीयन की कोई लागत भी नहीं है, अभी ऑनलाइन भी खुले हैं, आप चाहे तो उसमें 1 एकड़ 2 एकड़ 2.5 एकड़ तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। और नहीं भी अगर हम पंजीयन करा रहे हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, हम अपने स्तर से अगर हम बेच पा रहे हैं तो अपन अपना प्राकृतिक करके बेचें। मेरे पास तो कम 100-125 किसान है जो बिना उससे भी अपना माल सेल कर रहे हैं, पर उसमें फिर आपको विश्वास बनाना पड़ेगा। अभी हमारे यहाँ एक खापर खेड़ा में अंकित पटेल है, वो प्राकृतिक खेत का बिना पंजीयन का बहुत अच्छे से सेल कर पा रहा है। वो उसको कोई रोक नहीं रहा कि भाई तू पहले पंजीयन करा जब भी तेरा माल सेल कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। तो आप बिना पंजीयन का भी अगर अपनी कैपेसिटी हो तो अपन सेल कर सकते हैं। सर अगर अभी ब्रांड बनाना है तो ब्रांडिंग के सर लिए आपको तो अभी लाइसेंस लेना जी पड़ेगा। सर सर अभी होशंगाबाद जी में जी लगभग बताइए। मेरे मित्र थे 3 से 4 जो प्राकृतिक और जैविक जी जी खेती कर रहे थे। छोटे किसान है, लगभग 1.5-2 एकड़ के। तो कहीं से जी अभी जी उनका अच्छा मार्केट मतलब वो डेवलप कर लिया, कहीं से आपके कृषि वाले और अन्य लोगों को उनकी जानकारी लगी कि ये प्राकृतिक या जैविक हाँ के हाँ नाम पे अपना उत्पाद बेच रहे हैं। हालांकि वो कोई ऐसा सर हाँ उसको हाँ आउट ऑफ स्टेट नहीं बेच रहे थे और ना विदेश बेच रहे थे, वो अपना लोकल मार्केट ही उन्होंने जी क्रिएट किया था, अपना एक फ्रेंड सर्कल। तो हम्म। उनको एग्रीकल्चर की तरफ जी से जी कहीं जानकारी मिल गई कि ये जैविक के नाम पे अपना उत्पाद बेच रहे हैं। तो उनने बोला कि अब हम आपके यहाँ पे चेक करने आएंगे, वो फलानी फलानी कार्रवाई करेंगे, आपका पेपर में इश्तेहार निकालेंगे। तो सर वो बेचारे वापस से बैठ गए और उन्होंने ये सब चीजें करना बंद कर दी, वापस से अनाज पे आ गए। तो उनने कहा नहीं, ऐसा भैया तो हम तो कृषि हमारे विभाग को वालों भी को नहीं ऐसा बेच वो नहीं। सकते। हाँ हाँ, नहीं ऐसा कृषि विभाग में तो कोई ऐसा है नहीं कि आप उसका वो करो उसके बाद ही बेच सकोगे। हो सकता है आप कृषि विभाग से कौन आया, नहीं तो ऐसा रूल तो नहीं है। कृषि विभाग और गवर्नमेंट तो चाह रहे हैं कि भाई प्रमोट हो, और वो भी आप 1-1 2 एकड़ में ना करके आधा-आधा एकड़ में अपन करा ले। आप जो बता रहे हो वो मेरे को वो नहीं है, अगर ऐसा है तो वो है। पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप ऐसा ही है आपका सर, मैं ब्रांडिंग आपको करके ही बेचो उनके उसको। नंबर दे दूंगा, आप उनसे डायरेक्ट जी जी बात कर बिल्कुल लीजिए, नंबर वो दे। आपको अपनी व्यथा बता सकते हैं सर। जी जी जी, आप बिल्कुल नंबर दीजिए। ऐसा कौन सा भाई अधिकारी कृषि विभाग में जो प्राकृतिक खेती को रुकवा रहे हैं, ऐसा हमारे समझ में तो कुछ है नहीं नहीं, और रुकवा अगर नहीं ऐसा होगा रहे तो हम सर। उनका सही। सर रुकवा हाँ रुकवा हाँ नहीं रहे हैं, वो सर्टिफिकेट के लिए बात कर रहे हैं कि सर्टिफिकेट होगा तभी आप अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। उनने बोला था आप एमपी सोका से सर्टिफिकेशन कराइए, 3 साल के बाद फिर आप इसको बेच सकते हैं। इस टाइप से मतलब सर हाँ, बातें हुई थी जी। वो तो अपने फायदे के लिए सर्टिफिकेशन वाला है ना, वो अपने फायदे के लिए बात है। अगर आप देखो प्राकृतिक खेती आप कर भी रहे हो और उसको अगर आप पैकिंग में बेच रहे हो बिना सर्टिफिकेशन लाइसेंस नंबर डाले हुए, तो अगर कहीं ना कहीं कभी कुछ घटना घटी तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। इसलिए अगर आपको सर्टिफिकेशन का बोला जा रहा है, उसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, उसमें अपन पैकिंग करके बेच सकते हैं, है ना। अगर अपन लूज पैकिंग में बेच रहे हैं, उस पर किसी प्रकार का मार्का नहीं लगा रहे हैं, तो आप वो बेच दो। वो भी सेलिंग का लाइसेंस, सेलिंग का वो नियम ही है कि अगर आपको पैकिंग में बेचना है तो आपको उसका प्रिंट वो लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, नंबर लेना पड़ेगा। आप अगर ऐसे नॉर्मल बेच रहे हो तो आपको कोई कहीं नहीं रोकेगा, पर अगर आप डॉक्टर पैकिंग साहब में बहुत बेचोगे उपयोगी तो वो जानकारी तो मिली। सेलिंग अगर का लाइसेंस। आपको डॉक्टर साहब, अगर आपको जाना हो तो आप जा सकते हैं डॉक्टर साहब, है ना, क्योंकि आपका बिल्कुल समय हो बिल्कुल, गया है। जी जी जी। जी जी जी। हाँ थोड़ा बहुत उपयोगी जानकारी ठीक मिली, ठीक, और बहुत बहुत अभी धन्यवाद। आपको और बुलाना पड़ेगा थैंक डॉक्टर यू साहब, थैंक जब होगा फिर आगे हफ्ते में कभी बुलाएंगे आप। बिल्कुल बि, बहुत उपयोगी बिल्कुल बिल्कुल। जानकारी और मिली। जितने भी हाँ हाँ, आप लोग अगर विजिट करना भी चाहे तो केवीके में आ सकते हो, कभी भी आ सकते हो, कोई ऐसे वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे देख के और ज्यादा अच्छे से अपन कर सकते हैं, समझ सकते हैं उस चीजों को, है ना। जी ठीक ठीक, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी आदरणीय डॉक्टर साहब। जी जी जी। और आगे आदरणीय दिनेश सेमवाल जी सादर आमंत्रित है। आप भी अगर हमारे डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब अभी जुड़े हुए हैं। जी आदरणीय देव जी, धन्यवाद। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है वहां पे? जी पहुंच रही है। जी जी। आज
जी बोलिए दिनेश सर। जी धन्यवाद। आभार करा दे डॉक्टर साहब को जाना भी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी सदस्यों को का अभिवादन है। और जिस तरह से आज की वार्ता डॉक्टर साहब ने रखी है, उससे स्पष्ट ये होता है कि हम केमिकल जी जी तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम ये चर्चा आगे इस तरह से जारी रखेंगे। और पुनः हम इस मंच पे मिलेंगे डॉक्टर साहब से, पुनः उनसे निवेदन करेंगे। जी प्रणाम, धन्यवाद। जी आदरणीय दिनेश भाई साहब, आभार भी कर दीजिए सभी का। चलिए दिनेश सर तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। आज का आभार कर देते हैं। आज के हमारे योग शिक्षक भानुदास जी ने बहुत सुंदर कक्षा ली, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार उनका। और इसी के साथ आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर देवीदास पटेल जी मध्य प्रदेश से थे। उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण में इस सदन में जानकारी दी, उनका भी मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, आदरणीय बहन राजश्री कुशवाहा जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, आदरणीय दिनेश मेहरा जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी,